अगर आप इस पहले का एपिसोड देख चुके हैं तो आप सीधा 1 घंटा 3 मिनट और 56 सेकंड के बाद से देख सकते और हैं। उस हीरो का नाम है गेलोंग। अब ये सब कहानी की शुरुआत होती है। दिखाया जाता है कि 5 हीरो जो 5 साल से डीमन एम्परर सोमुलस से लड़ रहे थे और अनेक कुर्बानियां देने के बाद आखिरकार इस महान युद्ध को समाप्त करते हैं। डीमन एम्परर सोमुलस मार गिरता है, उसका खून जमीन पर बिखर जाता है। मगर ये जीत 5 हीरोज के लिए एक बहुत भारी कीमत लेकर आती है। तब हमें इन वीर हीरो के नाम दिखाए जाते हैं। फे ऑफ आयरन फोर्ट्रेस, फायर ऑफ द सेलेस्टियल बो, मिरोविस द पियरलेस नाइट, सोफका द सेज ऑफ द होली लाइट। इसके तुरंत बाद हम उन सब के मास्टर गीलोंग को देखते हैं जो एक हीरो को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तब एक और हीरो पीछे से कहता है, मास्टर गीलोंग रुक जाइए, इसका कोई फायदा नहीं है। वो वूंड उसे डीमन एम्परर के आखिरी वार में लगी थी और अब आप उसे हील नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है। ये सुनकर गीलोंग गुस्से में बोलता है, तुम चुप रहो। मगर वो हीरो जिसे गीलोंग हील करने की कोशिश कर रहा था रुक कर बोलती है, रुक जाओ, मुझे बचाने का ट्राई मत करो। और वो गीलोंग के आंसू पहुंचते हुए कहती है, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। बाकी हीरो उदासी से कहते हैं, जबकि हम लोग जीत चुके हैं, हमने शुरुआत में ये तय किया था कि 5 हीरो साथ वापस आएंगे। सोफका द सेज तब कहता है, अब ये जंग खत्म हो चुकी है। पर तभी अचानक डीमन एम्परर की आवाज गूंजती है, ये मेरी ही आवाज है और ये मेरी आखिरी बात भी है। मैं इस मजेस्टिक बैटल को खत्म करता हूं। तब दिखाया जाता है कि हीरो लोगों के शरीर डीमन एम्परर के ब्लड और फ्लैश से पूरी तरह से ढक गए हैं। डीमन एम्परर घोर हंसी के साथ कहता है, जो मुझे मारता है वो सब मेरे ही शरीर में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और मेरे एक हिस्से का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाते हैं। सब हीरो शौक में कहते हैं, क्या यही इस डीमन की असली एबिलिटी थी? गीलोंग अपना हाथ और बॉडी का साइड देखता है जो धीरे धीरे डीमनिक बन रहा था और कहता है, अब्जॉर्ब एंड मर्ज, ये नहीं हो सकता। डीमन एम्परर जवाब देता है, नहीं, मैं इसे बोलता हूं एवोल्यूशन। गीलोंग का हाथ अब पूरी तरह से डीमनिक बन चुका था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर डीमन एम्परर फिर कहता है, गीलोंग, तुमने मुझे हराया है, अब तुम ही मेरा न्यू बॉडी बनोगे। 4 हीरो दर्द से कराह रहे होते हैं। डीमन एम्परर फिर कहता है, दुनिया की हर जिंदगी को तबाह करने के मेरे बड़े मिशन में तुम्हारा इस्तेमाल होगा, खासकर तुम्हारा द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ह्यूमंस। गीलोंग अपने डिमोनिक हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता। तब उसका भाई चीख कर बोलता है, गीलोंग, और अपने शरीर से डीमन का ब्लड हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, इस डीमन का खिलौना बनने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथों से मर जाऊं। डीमन एम्परर बोलता है, गीलोंग, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, अपने साथी को मारना मत, वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा आखिरी रिमेनिंग फैमिली मेंबर। मिरोविस फिर कहता है, तुमने अभी तक कोई हरकत नहीं की, मैं इसे और ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। गीलोंग की तलवार दिखाई जाती है जो खून से भरी होती है। वो अपनी तलवार अपने भाई की तरफ पॉइंट करता है। डीमन एम्परर चीख कर कहता है, भाई के हाथों भाई का कत्ल, ऐसा ट्रेजेडी मत होने दो। मिरोविस बोलता है, तुम्हारी तलवार क्यों कांप रही है, क्या तुमसे ये हो नहीं रहा है? गीलोंग कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने भाई की तरफ तलवार उठाता है। डीमन एम्परर फिर कहता है, मुकाबला करना बेकार है, तुम्हारा दाहिना हिस्सा पहले ही मुझसे जुड़ चुका है। डीमन एम्परर गीलोंग के राइट हाफ को कंट्रोल करता है, पर मिरोविस दर्द में बोलता है, तो बात यह है, खुशकिस्मती से तुम कमजोर नहीं पड़े। और उसी वक्त गीलोंग अपनी तलवार अपने भाई के सीने के आर पार कर देता है। मिरोविस कहते हैं, सिर्फ तुम जैसे बेरहम कातिल ही असली ताकत के हकदार हैं। गीलोंग रोते हुए कहता है, मेरे भाई। अपनी आखिरी सांस में मिरोविस एक जादू करता है, इन्नेट सीलिंग एबिलिटी, सीज ऑफ ब्लड एंड माउंटेन्स ऑफ कॉप्सेस। इस मैजिक का मतलब था कि गीलोंग अब हर आत्मा को मारने पर हमेशा के लिए और शक्ति प्राप्त करेगा। गीलोंग का डीमन हैंड फिर से उसके कंट्रोल में आ जाता है। तब एक लड़की हीरो बोलती है, कमांडर गीलोंग, अपने भाई मिरोविस की सैक्रिफाइस को बर्बाद होने मत दीजिए। और उस लड़की का भाई भी कहता है, मैं अपनी बहन और अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं, तुम्हें जो करना हो वो ही करो। गीलोंग का बिल फट जाता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता और अपने साथी हीरो को भी अपने हाथों से मार देता है। उसके चेहरे पर गुस्सा भर जाता है और अब उसका पूरा राइट साइड गीलोंग के कंट्रोल में आ जाता है। गीलोंग सिर झुकाकर खड़ा रहता है। तब डीमन एम्परर हंसी के साथ बोलता है, इसका क्या फायदा, 3 जानों के बदले में थोड़ी सी ताकत, इतने से तुम्हारा सिर्फ एक हाथ आजाद हुआ है। गीलोंग अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाकर कहता है, तुम्हें खत्म करने के लिए मेरा सिर्फ एक हाथ ही काफी है। ये कहकर वो अपना राइट हैंड काट देता है। डीमन एम्परर चीख कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है अपना राइट हैंड काट दोगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तब डीमन बोलता है, अब बहुत हुआ। और दिखाया जाता है कि वो डीमन गीलोंग का हाथ पकड़कर उसकी तलवार को रोक लेता है और तुरंत उसे क्रश कर देता है।
जीलोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और चीख कर बोलता है, मेरा होली स्वॉर्ड सुरा ऐसे डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? तब दिखाया जाता है डीमन का चेहरा, जो अब बहुत ज्यादा खुश है और जोरदार हंसी करता है। फिर वो कहता है, अब इस दुनिया में कोई भी ऐसा हमला नहीं बचा जो मेरी इस इनविंसिबल बॉडी को नुकसान पहुंचा सके। तभी नीचे कहीं जीलोंग दिखाया जाता है, जो घुटनों के बल बैठा होता है और धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस तलवार के बिना खुद को मार नहीं सकता? और तुरंत वो अपना हाथ अपने सीने के अंदर घुसा देता है और अपने दिल को अपने ही हाथ से क्रश कर देता है। डीमन गुस्से में चीखता है, जीलोंग, तुमने ये क्या किया? उसके बाद बैटलफील्ड दिखाया जाता है, जो अब पूरी तरह से शांत है। डीमन एम्परर अपनी आखिरी सांसें भरते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कम समझा। तुम सिर्फ मारने, काटने और मरते दम तक लड़ने के लिए पैदा हुए हो। क्या यही मेरा अंत है? तब जीलोंग दिखाया जाता है, जो घुटनों के बल बैठा होता है और अपने दिल में सोचता है, मैंने अभी तक डीमन क्लैन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, और जिन सब लोगों को मैं बचाना चाहता था उनमें से किसी को भी मैं बचा नहीं पाया। ये कहकर जीलोंग अपनी आखिरी सांस लेता है और वहीं गिरकर मर जाता है। तब हमें डीमन दिखाता है, जो आखिरी बार बोलता है, व्हाट अ पिटी, और पूरे बैटलफील्ड में सिर्फ खून ही खून होता है। उस खूनी जमीन पर अब सिर्फ जीलोंग का लाश पड़ी दिखती है, जिसमें जाने की एक भी तनाव नहीं बचा। अब सीन शिफ्ट होता है डीमन एम्परर और हीरोज की फाइट के 5 साल बाद। एक चांदनी रात का दृश्य है, खूबसूरत जंगल के बीच में। वहां एक चीफ डीमन कहता है, ओह मेरे लॉर्ड डीमन एम्परर, आप चले गए और 5 साल बीत गए आपके बिना। तब एक दूसरा डीमन कहता है, चीफ, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आज हम क्या करने वाले हैं? चीफ डीमन गुस्से से बोलता है, तुम नादान डीमन, तुम्हें ये तक नहीं पता कि आज रात हम लोग क्या कर रहे हैं। तब दिखाया जाता है एक जगह हजारों डीमन्स इकट्ठा हुए हैं। वहीं दूसरा डीमन हिचकिचाहट में कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझे बस ये बताया गया था कि हमारे डीमन क्लैन का एक मेंबर और 4 लड़कियों को बांध के रखना है। चीफ डीमन चीखता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो चुप रहो और जाके लाइन में लग जाओ। फिर वो कहता है, आज हमारे लॉर्ड द डीमन एम्परर की 5वीं एनिवर्सरी है। चीफ डीमन अपनी तलवार निकालता है और सामने घुटनों पर बैठी 4 लड़कियों को दिखाता है, जिनके हाथ पीछे बंधे हुए होते हैं। वो कहता है, ओ लॉर्ड, जिसने हमें बनाया है, मैं आपको ये दिखाता हूं कि हम न्यू जनरेशन के डीमन आपके सैक्रिफाइस को भूले नहीं हैं, और मैं इस साल को हमेशा याद रखूंगा। ये कहकर वो अपना हाथ तलवार की तरह उठाता है और एक ही वार में 4 लड़कियों का सर उनके धड़ से अलग कर देता है। पूरे डीमन्स खुशी से चीखने लगते हैं, हंसी और जश्न मनाते हैं। फिर चीफ डीमन पीछे मुड़कर कहता है, अब हमें अपने क्लैन के एक डीमन को भी अपने लॉर्ड डीमन एम्परर के लिए सैक्रिफाइस करना होगा। तब दिखाया जाता है एक वीक डीमन को आगे लाया जाता है, मगर हम जानते हैं कि ये असल में कौन है, लेकिन चीफ डीमन को अभी तक उसकी हकीकत नहीं पता। वीक डीमन होश में आता है और धीरे से बोलता है, ये कैसी जगह है? हम तो मर गए थे ना? चीफ डीमन उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और बोलता है, हेलो मत तुम कमजोर डीमन, तुम हमारे क्लाइन के सबसे वीक हो, तुम तो एक नाम के भी लायक नहीं। वीक डीमन अपने अंदर सोचता है, क्या मैं एक डीमन हूं? और फिर अपने सामने खड़े डीमंस को देखता है। तब चीफ डीमन कहता है, आज तुम्हें इस जगह सैक्रिफाइस किया जाएगा और तुम्हारे लिए ये ऑनर है, क्योंकि तुम किसी और काम के नहीं। ये कहकर वो वीक डीमन पर वार करने के लिए बढ़ता है, पर वीक डीमन आराम से उस अटैक से बच जाता है। चीफ डीमन गुस्से में बोलता है, तुम हिल क्यों रहे हो? तुम सब खराब कर दोगे। और एक ईवल स्माइल के साथ दोबारा अटैक करता है, लेकिन इस बार वीक डीमन का काउंटर इतना तेज होता है कि चीफ डीमन का हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है। चीफ डीमन चीखता है, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? तुम आखिर हो कौन? तब वो सो कॉल्ड वीक डीमन कोल्ड लुक के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम इतने पागल हो जो मुझे पहचान भी नहीं पाए अभी तक। चीफ डीमन की आंखें खुल जाती हैं और वो खौफ से बोलता है, तू गिलोंग। और तुरंत गिलोंग गुस्से में अपना हाथों से उस डीमन का सर को मसल देता है। अब फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां वो डीमन जो अभी चीफ डीमन है, अपने मास्टर के लिए एक बोर्ड पर काम कर रहा होता है। तभी उसका मास्टर गुस्से में उससे लात मार करता है और चीखता है, तुम यहां क्या कर रहे हो बेकार इंसान? चुपचाप काम करो, कामचोर कहीं के।
तब दिखाया जाता है कि चीफ डीमन के आसपास उसके बहुत सारे वर्कर्स भी एक साथ काम कर रहे होते हैं। वो उन्हें बोलता है, तुम लोग थोड़ा एफर्ट डालो अपने काम में, वरना मास्टर तुम सबको देख रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो 4 डीमंस असल में एक बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। साल 312 में डीमन क्लैन ने जमीन से हमला करने का ढोंग करके समुंदर के रास्ते से एक सरप्राइज अटैक किया, ताकि वो इंसानों की सी डिफेंस लाइन को एक ही बार में तोड़ दें। तब हमें दिखते हैं बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स और वो 4 डीमन क्लैन के बड़े मॉन्स्टर्स जो इस अटैक को लीड कर रहे होते हैं। पर यह हमला इतना अचानक होता है कि इंसानों को रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिलता। सिर्फ एक ही इंसान टाइम पर पहुंचता है सबको रोकने के लिए। तब दिखाया जाता है वो इंसान जो हमें पहले से मालूम है, द ग्रैंड हीलर ऑफ द सेक्ट ऑफ मर्सी, ऑनररी प्रोफेसर एट द रॉयल अकेडमी, गेलोंग। तब डीमंस अपने सबसे पावरफुल लीडर से कहती है, मेरा हुक्म मानो। और उसका असली नाम होता है द डिमोनिक किंग ऑफ रूइन एंड पियरलेस स्पेलक्राफ्टर, कालिसा। लेकिन गेलोंग अपनी तलवार उठाकर अकेले ही डीमन किंग्स का सामना करता है और सबको खत्म कर देता है। सिर्फ एक डीमन बच के वापस भाग जाता है, वही जो अभी के जमाने में चीफ डीमन है। उस वक्त वो बचा हुआ डीमन सोचता है सब मर गए, सिर्फ डीमन एम्परर शिव मास्टर के अलावा, जिसकी फाइट हमें शुरुआत में दिखाई गई थी। तब वो बचा हुआ डीमन बहुत ही बुरे हाल में भागता है। पीछे के बैटलफील्ड में सिर्फ बर्बादी ही बची होती है। सी मॉन्स्टर्स, डीमंस, उनका पूरा बोर्ड, सब कुछ तबाह हो चुका होता है। यहीं से सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वापस दिखाया जाता है कि चीफ डीमन का सर गेलोंग उसके जिस्म से अलग कर देता है और चीफ डीमन के दिमाग में वो पूरी यादें फ्लैश हो रही होती हैं जो हमें अभी दिखाई गईं। फिर गेलोंग अपने आप से कहता है, मैं दोबारा रीबॉर्न हुआ हूं, पर मेरी सारी एबिलिटी 0 पे रीसेट हो चुकी हैं। तब सिस्टम जैसे दिखाया जाता है कि उसके सभी एबिलिटी लेवल्स अब सिर्फ लेवल 1 पर हैं। इसी वक्त सारे डीमंस एक साथ चिल्लाते हैं, इसे खत्म कर दो, और एक झुंड बनाकर गेलोंग पर एकदम से अटैक कर देते हैं। लेकिन गेलोंग सिर्फ उस चीफ डीमन के कटा हुआ हाथ लेकर एक ही पावरफुल अटैक में उन सबको तबाह कर देता है। फिर वो धीरे से कहता है, ये डीमन फॉलोअर्स बहुत ही कमज़ोर हैं। इन 9 डीमंस की सोल्स को ख़त्म करने के बाद भी मेरी ताकत सिर्फ थोड़ी सी ही बढ़ी है। तब हमें छोटे, कमज़ोर, कीड़े जैसे दिखने वाले डीमंस दिखाए जाते हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं। गेलोंग उन सबको एक एक करके मार डालता है। फिर वो उन 4 लड़कियों के लाशों को देखता है जो पहले सैक्रिफाइस की गई थी और उन्हें छुपा देता है। फिर अपने हाथ को हील करने लगता है, लेकिन अचानक उसके हाथ से अजीब जहरीला सांप निकलना शुरू हो जाता है। वो शॉक में कहता है, मेरे हाथ ऐसे क्यों हैं? और अपना फेस देख के बहुत ही घबरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैं रीबॉर्न हुआ हूं पर एक डीमन बनकर, क्यों? गेलोंग अपने सर पर हाथ रख के घिन से कहता है, ये सबसे निकम्मी रेस है, सबसे लोली रेस है, इनकी इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, इन्हें तो सिर्फ मरना ही चाहिए, कह के वो उल्टी करने लगता है, शौक और नफरत में। तब वो छोटे कीड़े जैसे डीमंस उसे कोसते हुए बोलते हैं, गेलोंग, तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा चीफ डीमन के ब्लेड का आश्रय लेकर हमसे बच पाओगे? एक डीमन गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मारने से पहले इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम इंसानों की तरह चीख चीख कर रोया करोगे। तुम रुकना, तुम सबसे कमजोर डीमन, अब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी सजा क्या है। कहकर वो गेलोंग पर हमला करता है, लेकिन गेलोंग शांत होकर कहता है, मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूं, पर, और तुरंत वो उस डीमन को मार के नीचे फेंक देता है। वो डीमन तड़पते हुए कहता है, ये कमजोर डीमन इतना पावरफुल कैसे हो गया? उसे अभी भी पता नहीं होता कि ये असल में गेलोंग है। वो सोचता है, अगर मैं थोड़ा और उससे लड़ा तो शायद ये डर जाएगा। लेकिन गेलोंग उसे और वक्त नहीं देता, एक ही बार में उसके ऊपर अटैक करके उसका अंत कर देता है। तब गेलोंग कहता है, पर एक चीज तो अच्छी है, मैं आज भी डीमंस को मार सकता हूं, तो मुझे और क्या कंप्लेंट होना चाहिए? और फिर वो एक ईविल स्माइल करता है, जैसे अब उसके अंदर सिर्फ ये इरादा है कि दुनिया के कोई भी डीमन नहीं बचना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। अब एक खूबसूरत वाटरफॉल के पास गेलोंग खड़ा होता है। वो कहता है, अभी मुझे पता चला है कि मेरे मरने के बाद 5 साल बीत चुके हैं। फिर वो पहाड़ से नीचे उतरता है और सोचता है, फिलहाल मुझे एक रहने की जगह ढूंढनी होगी और इस दुनिया की करंट सिचुएशन को समझना होगा। जब वो माउंटेन के नीचे आता है तो एक जायंट स्कल दिखाई देता है। गेलोंग कहता है, लगता है ये वही जगह है जहां मैंने 5 साल पहले जायंट से लड़ाई की थी। अब डीमंस ने इस स्कल का फायदा उठाकर अपना घर बना लिया है। वो इस जगह का नाम रखता है द लैंड ऑफ द रोलन माउंटेन। फिर गेलोंग एक केव देखता है और कहता है, ये वही केव लग रही है जहां मैं पहले भी रह चुका हूं, अगर मुझे ठीक से याद है तो, और यह भी खाली है। फिलहाल के लिए ये मेरा हाइड आउट बन सकता है।
वो केव के अंदर चला जाता है, आग जलाता है और बैठ के सोचता है। उसके हाथ में छोटी छोटी डॉल्स होती हैं जो उसने बनाई हैं, उन्हीं 4 हीरोज़ की जो 5 साल पहले मारे गए थे। फिर वो अपना पास्ट लाइफ याद करने लगता है, अपने अच्छे वक्त याद करता है, मुस्कान, खुशी, मजाक सब यादें लौट आती हैं। धीरे से वो कहता है, अगर मैंने उस समय सब कुछ सही तरीके से किया होता तो, और फिर वो डॉल्स एक एक करके आग में डाल देता है। और एक जगह बैठकर गेलोंग सोचता है, पता नहीं इन 5 सालों में कितने लोगों की जिंदगियां डीमंस ने पूरी तरह तबाह कर दी हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरी जवानी में मेरे साथ हुआ था। लेकिन अब जब मैं खुद एक डीमन बन गया हूं तो मैं इस बात का फायदा उठाकर उन्हें अंदर से ही खत्म कर सकता हूं। फिर अचानक उसके सर में तेज दर्द होता है, क्योंकि जिस डीमन के शरीर में वो है, उस डीमन की पुरानी यादें उसके सामने उभरती हैं। कैसे एक कमज़ोर डीमन होने की वजह से उसके साथ हमेशा जुल्म होता था। सब उसे मारते थे, उससे खाना तक नहीं देते थे, सारा काम करवाते थे और स्लेव बनाकर रखते थे। उसके बाद एक और याद आती है, अब डीमंस ने अपना स्कूल भी बना लिया था, जहां एक डीमन टीचर दुनिया के बारे में समझा रहा होता है। वहां दिखाया जाता है एक डीमन जो उस कमज़ोर डीमन के ऊपर बैठा है और टीचर से पूछता है, कल भी क्या थ्योरी क्लास होगा? हम स्टूडेंट्स बहुत दिन से प्रैक्टिकल लेसन का इंतज़ार कर रहे हैं। तब गेलोंग गुस्से में सोचता है, पढ़ाई? ये डीमन सिर्फ जंग के हथियार हैं जिन्हें डीमन एम्परर ने बनाया है। इनकी फितरत में सिर्फ मारना ही लिखा है। फिर गेलोंग उठकर अपनी केव से बाहर आता है और सोचता है, सिर्फ 5 सालों में ही इन्होंने इतना सभ्य बनकर धरती पर अपनी जड़ें जमा ली हैं। बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखकर वो खुद से कहता है, हालांकि मुझे असली वजह तो नहीं पता, लेकिन पहले जो भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं उतना ताकतवर नहीं था। खास तौर पर मैं इतना मजबूत नहीं था कि सब कुछ संभाल पाता। इसलिए इस जन्म में मुझे अपने पिछले जन्म से भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और किसी भी कीमत पर अपनी कसम निभानी होगी, तुम सबको इस धरती से हमेशा के लिए मिटा देने की कसम। सीन शिफ्ट होता है रुकी ट्रेनिंग कैंप पर, जहां एक साथ बहुत सारे डीमंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उनका टीचर, एक लाल रंग का डीमन, जोर से चिल्लाता है, क्या तुम सब ने सोलेस कॉन्टिनेंट के अभी के हाल को अच्छे से याद कर लिया है? क्योंकि मैं और आधा घंटा तुम्हें समझाने में बर्बाद नहीं करूंगा। तब दिखाया जाता है हजारों डीमंस का झुंड और उनमें गेलोंग भी शांति से खड़ा होता है। मनी मन सोचता है, डीमन एम्परर की मौत के 5 साल बाद श्यू की अगुवाई में डीमन क्लैन ने 5 रॉयल कोर्ट्स बनाए और इंसानों के साथ अपना युद्ध जारी रखा। दोनों तरफ से जीत और हार होती रहीं और आखिरकार दोनों के बीच बराबरी की स्थिति बन गई है। वो डीमन क्लैन का मैप भी दिखाया जाता है, जहां साफ है कि 5 सालों में डीमंस ने अपने ढूंढे हुए नामों से नए इलाके बसा लिए हैं। फिर टीचर एक स्टूडेंट का सर पकड़कर कहता है, अब हम नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं, द इनेट सील। फायर आर्ट्स, हीलिंग आर्ट्स जैसे कमज़ोर इंसानों की नहीं, हमारे डीमन क्लैन के हर मेंबर के पास जन्म से एक सील होती है और जब भी इंसान या डीमन अपनी सील स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने शरीर के अंदर की सील पावर का उपयोग करते हैं। वो पावर सिंबल्स के रूप में दिखते हैं, पहली सील से लेकर छठी सील तक, और इसी हायरार्की में ताकत तय होती है। फिर एक अलग से ओवर सील का जिक्र होता है जो 6th सील से भी ऊपर है और टीचर कहता है कि तुम जैसे नए लोगों के समझने लायक नहीं है। अपना दम दिखाते हुए कहता है, मैं एक 2 सील एक्सपर्ट हूं, और उसके बोलते ही येलो लाइट निकलती है। 1 सील से 2 तक जाना ही बहुत मुश्किल है। गेलोंग अपना हाथ देखता है और धीरे से बोलता है, मैं भी अब 1 सील वाला बन गया हूं, और सोचता है, यहाँ सिर्फ कुछ ही सर्पेंट ब्लड डीमंस हैं और उनके जन्म से मिले सील के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है। मुझे इसका राज समझना होगा। तभी एक जीनियस डीमन आता है जो ऑलरेडी 2 सील वाला होता है। वो गेलोंग को धक्का देकर कहता है, पीछे हट जाओ, मुझे आज कोई फुट रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्लेव को यहाँ एंटर करने की इजाज़त किसने दी? धीरे धीरे सब डीमंस चिल्लाने लगते हैं, हाँ बोलो, किसने एंट्री दी? टीचर चिल्लाता है, चुप रहो, कोई इन्हें लात मारकर गोबर के गड्ढे में फेंक दो। फिर वो एक चेन निकालता है, तुम लोगों का प्रैक्टिकल लेसन अभी से स्टार्ट होता है, और वो चेन खींचकर एक चादर हटाता है जिसमें बंधी होती है एक जायंट डीमन। टीचर कहता है, यह है वाइल्ड रोड डीमन। इन्हें डीमन एम्परर ने अपने समय पर बनाया था, लेकिन ये अपने ही क्लैन पर अटैक कर देते थे। सिर्फ दास बनाने के लिए बनाए गए थे, और ये आखिरी बचा है। ये तुम सब रुकीज़ को एक बार में मार सकता है। इसका एक ही वीक पॉइंट है, उसे तुम्हें ढूंढना होगा। सब रुकीज़ फियर के बावजूद उत्साह से उसके वीक पॉइंट पर गैस करते हैं। सर नहीं, हार्ट। टीचर चिल्लाता है, दिमाग का इस्तेमाल करो। तब गेलोंग दूर से सोचता है, मेरी अभी की ताकत से अगर मैंने यहाँ बड़ा हंगामा खड़ा किया तो सिर्फ मुसीबत ही होगी, और वो शांति से पीछे हटने लगता है। लेकिन वाइल्ड रोअर डीमन गुस्से में बहुत तेज अटैक करने लगता है। जब वो टीचर को देखकर स्माइल करता है, तब वो टीचर सोचता है, मैं इसके गले को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसलिए चाहे 3 सील्स की ताकत हो, इसका कोई फायदा नहीं। पर वो डीमन हंसते हुए एक डार्क स्माइल देता है और कहता है, मैं महीनों से बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहा था,
आखिरकार मैंने अपने मास्टर का मिशन पूरा कर लिया है और अब मैं रॉयल कोर्ट ऑफ क्रूअल्टी के कहने पर तुम रुकीज का खात्मा करने आया हूँ। ये कहकर वो आराम से अपना गला पकड़ने वाली चेन तोड़ देता है और तुरंत अपनी दांत से टीचर को बीच में से 2 हिस्सों में काट देता है। फिर वो सब रुकीज पर हमला करना शुरू कर देता है। हर तरफ चीखें, खून और चकनाचूर बॉडीज बिखरती हैं। डीमन रुकीज भागने लगते हैं, पर वो इतना तेज है कि जो भी सामने आता है कटा चला जाता है। 2 सील वाला डीमन भी डर कहती है, ये क्या है? क्या यही 3 सील की ताकत है? और सोचता है यहाँ से भागना ही सही है। बैग से अपना सीक्रेट हथियार यानी एक विशेष तीर निकालने लगता है। भागकर सोलता है, पर रास्ते में गैलोंग से टकराकर गिर जाता है और गुस्से में कहता है, कमीने, रास्ता क्यों रोक रहा है? लेकिन गैलोंग बस ठंडी नज़रों से उसे देखता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो कि आसपास क्या हो रहा है। इसी बीच वाइल्ड रोड डीमन गैलोंग की तरफ बिजली की तरह तेज रफ्तार से बढ़ता है। हर एक को काटकर रास्ते को साफ करता हुआ आ रहा है। सब रॉकीज चीख रहे हैं। 2 सील वाला डीमन सोचता है, लगता है मुझे अपना सीक्रेट हथियार यूज करना ही होगा। पर उसी वक्त वाइल्ड रोड डीमन अपने मन में सोचता है, जब गैलोंग उसके सामने अपने 9 मरे हुए साथियों के सर उड़ाए दिखाई देता है। ये नई जनरेशन का डीमन है। इसने पहले कभी वाइल्ड रोड डीमंस को नहीं देखा होगा। ये कैसे मेरा कमजोर हिस्सा जानता होगा? नामुमकिन। ये सिर्फ मजाक कर रहा है। तब गैलोंग एकदम ठंडी, सर्दी भरी नजर उठाकर उससे कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मारे जाओगे। तब वो वाइल्ड रोड डीमन ईविल स्माइल देते हुए कहता है, हो, तुम्हारे खड़े होने का ये ढंग देखकर क्या तुम चाहते हो कि मैं इस लड़ाई को सीरियसली लूं? वो गुस्से से गैलोंग की तरफ घूरता है और चीखता है, तो फिर इसे अच्छे से देख लो। मेरा अथॉरिटी हेवनली डीमन डिसेंट अथॉरिटी, कहकर वो हवा में उछलकर गैलोंग पर हमला करने आता है। लेकिन गैलोंग फिर भी एकदम शांत खड़ा रहता है, जैसे उससे जर्रा भर भी डर नहीं लग रहा हो। तब अचानक वो वाइल्ड रोड डीमन हवा में ही घूमकर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देता है। उसके मन में चल रहा होता है, अगर ये सिर्फ ढोंग कर रहा है तो इसे मार के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर ये सच में कोई भेस बदला हुआ माहिर निकला तो क्या मेरी मौत एक मजाक बनकर नहीं रह जाएगी? ये हैरा भर शौक में बोलते हैं, वो वाइल्ड रोड डीमन भाग गया। तब गैलोंग अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो 2 सील वाले जीनियस डीमन की तरफ करता है। 2 सील वाला डीमन सोचता है, ये क्या करना चाहता है? क्या ये मुझे उठाकर खड़ा करना चाहता है? बेवकूफ गुलाम, चाहे तू जितना भी कोशिश कर ले, मैं एक 2 सील वाला जीनियस हूं और ये बस एक मामूली गुलाम है। क्या तुझे लगता है मैं इस चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा? कहते हुए वो अपना हाथ गैलोंग की तरफ बढ़ाता है, पर गैलोंग तो कुछ और ही सोच रहा होता है। जैसे ही 2 सील वाला डीमन उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है, गैलोंग तुरंत उस डीमन का कपड़ा चीर कर निकाल लेता है और उससे अपने हाथ का खून साफ करने लगता है। वो 2 सील डीमन गुस्से में चिल्लाता है, तेरा बेड़ा गर्क हो, घटिया किसान। तब सारे डीमंस गैलोंग की तरफ देखने लगते हैं। हवा भर गूंजती है। क्या इसने सच में वाइल्ड रोड डीमन को डराकर भगा दिया? इसने कौन सा ट्रिक यूज किया होगा? मगर गैलोंग एक शब्द भी ना बोलता, बस शांत सी मुस्कान के साथ वहां से चल पड़ता है। लेकिन तभी सामने से एक बड़ा हरा रंग का डीमन उसका रास्ता रोकता है और कहता है, चलो ईमानदारी से अपनी छोटी सी चाल मान लो। तुम जैसे मामूली गुलामों को हम योद्धा क्लास से कुछ भी छुपाने की इजाजत नहीं है। हल्के से हंसती हुई आवाज में, सुना तुमने? हमने तुम पर दया दिखाई है, इसलिए बेशरम मत बनो। तब गैलोंग शांत आवाज में कहता है, मैंने इंसानों की द डीमन क्लैन के खिलाफ लड़ने की मैनुअल देखी थी। उसमें लिखा था कि रोड डीमन रुकी हुई चीजें ठीक से नहीं देख पाते हैं, इसीलिए तुम्हें बस बिना हिले खड़े रहना है और वो तुम्हें नहीं देख पाएगा। कहकर वो हंसी करता है और चल पड़ता है। ये सुनकर डीमन कुछ दूर से ये सब देखता है और सोचता है, सिर्फ कुछ किताबें पढ़कर ये कितना घमंडी बन गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसके 3 साथी पीछे से आके कहते हैं, चीफ आप ठीक तो हैं? चीफ डीमन, जो कि असली में थोड़ा पहले वहीं था, कहता है, मुझे क्या होगा, मैं बस थोड़ा थक गया था इसलिए बैठ गया था। ये मत समझना कि डर के मारे मेरी टांगें कांप रही थी। फिर वो चीफ डीमन गुस्से में चिल्लाता है, तुम पांचों हमेशा कहते हो ना कि तुम्हारे पास खास सीक्रेट मूव्स है, तो चलो आज दिन आ गया है, दिखाओ मुझे कि तुम में कितना दम है। जाओ और उस लड़के को पकड़ो, उसे सबसे ज्यादा बेइज्जत करो, फिर उसे मार डालो। तब वो 5 डीमंस, जैसे इस पल का इंतजार उन्हें पहले से था, कि हंसकर कहते हैं, जिस तरह से वो मरेगा उसे देखकर तुम्हें जरूर खुशी होगी। सीन शिफ्ट होता है। वो 5 डीमंस गैलोंग का पीछा करते हुए एक बड़े घर के छत पर उसे देख लेते हैं। वो कहते हैं, हमने इसका बहुत पीछा कर लिया, चलो अब इसी जगह इसका काम तमाम करते हैं। मगर गैलोंग तो आराम से मस्त में चल रहा होता है। तभी वो डीमंस अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करते हैं। उनमें से एक मोटा डीमन अपने पेट से जहरीला कोहरा निकालता है और कहता है, अब कोई बीच में नहीं आएगा, मैंने इस जगह को पूरी तरह से कोहरे से कवर कर दिया है। जैसे ही पूरी जगह अंधेरे से कोहरे से भर जाती है, डीमंस को छुपना आसान लगता है। वो शिकार की तरह गैलोंग को ढूंढने लगते हैं। तभी एक डीमन चीखकर मदद के लिए बुलाता है
और जब सब भागकर उसके पास पहुंचते हैं तब दिखाई देता है कि गेलोंग ने उसे अकेला मार दिया है। मोटा डीमन डर से चीखता है, उस हरामजादे के सांप ने मेरे पेट में डंक मार दिया, बहुत तकलीफ हो रही है। उसका पेट फूलकर फट जाता है और जहर पूरे कोहरे में मिल जाता है। धीरे धीरे सब डीमंस जले जैसे तड़पने लगते हैं। जहरीली धुंध में गेलोंग शांत खड़ा होता है और ईविल स्माइल के साथ कहता है, तुम 5 घटिया डीमंस, अब मैं तुम सबका इस्तेमाल अपनी टैलेंट सील को परखने के लिए करूंगा। तब वो आंखें बंद करता है और यूज करता है एंशिएंट सर्पेंट ब्लड लाइन थर्मल विजन। तुरंत उसकी नजरों के सामने सब डीमंस चमक उठते हैं। गेलोंग सोचता है, अच्छा, तू अपनी सील पावर को आंखों में भेजने पर मैं अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता हूं। फिर वो अटैक करता है, एंशिएंट सर्पेंट ब्लड लाइन सर्पेंट स्ट्राइक। उसके 2 सांप निकलकर 2 डीमंस को चकनाचूर कर देते हैं। वो कहता है, मुझे समझ आया, अपने हाथों में सील पावर डालकर मैं अटैक को सांप की शक्ल दे सकता हूं। अब एक एक करके डीमंस मरने लगते हैं। सिर्फ एक ब्लू डीमन बचता है जो डर से चिल्लाता है, मुझे मत मारो, मैं हार मानता हूं। गेलोंग उससे कहता है, मुझे तुम्हें क्यों ना मारूं, कोई वजह दो। डीमन रोते हुए कहता है, मैं शुरू से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, ये सब उस 2 सील वाले जीनियस की वजह से था। मैं तुम्हें उसकी सीक्रेट गुफा दिखाता हूं, उसने वहां खजाने छिपाए हैं। गेलोंग सोचता है, अगर मुझे कुछ रेयर खजाने मिले तो मैं अपने एंशिएंट सर्पेंट ब्लड लाइन के सर्पेंट्स मोल्ट को अवेकन कर पाऊंगा। और वो ब्लू डीमन के साथ गुफा की तरफ चला जाता है। पर जैसे ही वो दोनों गुफा में पहुंचते हैं, गेलोंग कुछ अनहोनी महसूस करता है। वो तुरंत ब्लू डीमन को अपने आगे खींच लेता है और अगले ही पल अंधेरों से बारिश की तरह तीर थुने निकलकर ब्लू डीमन के शरीर को चीर देती हैं। ब्लू डीमन वहीं मर जाता है। गेलोंग शांत होकर कहता है, धन्यवाद, और आगे बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक जायंट स्कल के पास। एक डीमन भागकर अपनी कमांडर को रिपोर्ट देता है, कमांडर, वाइल्ड रोड डीमन ने नए रुकीज के कैंप में हंगामा मचाया और फिर एक मामूली गुलाम सरपंच डीमन से डरकर भाग गया। तब हमें कमांडर दिखाई जाती है, एक फीमेल डीमन जो मुस्कान के साथ कहती है, एक मामूली गुलाम सरपंच डीमन, ये तो मजेदार चीज है। और स्क्रीन पर उसका नाम आता है, कमांडर ऑफ द लैंड ऑफ द राउंड माउंटेन, बोन क्रशर। सीन दोबारा गेलोंग पर शिफ्ट होता है। वो एक छोटा सा बॉक्स अपने हाथ में पकड़कर कहता है, क्या इतने बड़े केव में सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स छुपाया गया था? वो उसे खोलता है, मगर तभी 2 सील वाला चीफ डीमन तेज रफ्तार से आकर वो बॉक्स छीन लेता है और चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज को छूने की? वो गेलोंग पर लात मारने के लिए आता है, पर गेलोंग उसका वार बचा के उसके पैर पर एक जोर की किक मार देता है। चीफ डीमन दर्द से चीखता है, सत्यानाश, मेरी टांग! पीछे हटकर सोचता है, ये कैसे? ये लड़का पहले से बिल्कुल अलग ही लग रहा है, तभी तो वो 5 इससे हरा नहीं पाए। फिर वो सोचता है, मैं इससे सामने से नहीं लड़ सकता, ये जगह बहुत तंग है, मुझे अपना जख्म भरने के लिए वक्त चाहिए। और तुरंत अपनी सील एक्टिवेट करता है, टैलेंट सील, रॉक फेदर आर्मर, और उड़कर भाग जाता है। लेकिन गेलोंग उसे हवा में ही पकड़ लेता है, उसकी गर्दन दबा देता है और कोल्ड लुक देते हुए कहता है, द बर्ड डीमन क्लैन मौत के ही सबसे ज्यादा लायक है और मारे जाने के ही सबसे ज्यादा काबिल है। और वो उस डीमन को खींचकर नीचे ले आता है। तब वो 2 सील वाला डीमन को गेलोंग गर्दन से पकड़कर नीचे लाता है और उसके एक ही घाल पर एक के बाद एक बहुत ही भारी पंचेस मारता है। डीमन का चेहरा हिलने लगता है, पर उसी वक्त वो 2 सील डीमन पूरी ताकत से अपना पैर घुमाकर गेलोंग के सीने पर एक दमदार किक लगाता है। गेलोंग हवा में उछलकर बहुत दूर तक जाता है और घिसते घिसते जाता हुआ सीधे एक काले रंग की झील, जिसका नाम है लेक ऑफ बिटरनेस, उसके ऊपर गिरता है। डीमन ठंडी हंसी देते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम गलती से इस लेक ऑफ बिटरनेस में गिर गए। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत ही खराब है। तभी झील से अचानक से हजारों जहरीली कन खजूरे जैसे बिच्छूज मॉन्स्टर्स उभरकर गेलोंग पर टूट गिरते हैं, उसे सब तरफ से काटने लगते हैं। 2 सील डीमन दूर से हंसी करके कहता है, ये अनगिनत बिटर युआनसान कीड़े हैं, सिर्फ उनके बचे खुच्चे हिस्सों ने ही ये घातक झील बना दी है। अगर वो महान डीमन युआनसान अभी भी जिंदा होता ना, तो हमने इंसानों को कब का अपने काबू में कर लिया होता। वो डीमन मजाक लेते हुए पलटकर जाने लगता है। इस तरफ गेलोंग का हाल खराब लगता है। उसके शरीर पर जहरीले काट निशान भरे होते हैं, लेकिन वो अपना मुंह खोलकर एक कीड़ा काट लेता है, अपना एक हाथ आजाद करता है और चिल्लाता है, सर्पेंट स्ट्राइक। उसके सांप की शक्ति फटकर निकलती है और एक ही बार में 2 दर्जन क्रीपी बग्स चटक जाते हैं। दूर खड़ा डीमन शौक से कहता है, बाप रे, ये शक्ति! पर अगली ही पल वो फिर से हंसी करके मजाक बनाता है, तो क्या हुआ अगर तेरी ताकत ज्यादा है तो भी? ये तो सिर्फ खेतीबाड़ी करके कमाई हुई ताकत है। ए बदबूदार किसान, तुम्हारी रफ्तार से तो तुम गोबर भी नहीं उठा पाओगे। गेलोंग पूरी जान लगाकर एक एक करके सब बिटर युआनसान बग्स को काटने लगता है।
उसके सरपेंट स्ट्राइक्स का चेन निकल जाता है, इंसेक्ट्स के जिस्म को चीर डाले जाता है, पर इतनी बड़ी तादाद होने की वजह से वो पूरा घेर जाता है। डो सील वाला डीमन अब और मजाक बनाते हुए कहता है, धीमे, बहुत ज्यादा धीमे, तुम्हारे ये सान ज्यादा से ज्यादा सिर्फ खेती जोतने के लायक हैं, समझे? मैं इंतजार करूंगा जब तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और तुम मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर जाओगे, बड़े बदबूदार किसान। तभी वो जहरीले इंसेक्ट्स का ढेर गेलोंग को लपेटकर एक जहरीली बॉल बना देता है। पर उस मोमेंट गेलोंग चीखता है और अपना होल्ड बैक हटाकर सारे सरपेंट पावर्स एक साथ छोड़ देता है। एक ही झटके में इंसेक्ट्स फटकर चटक जाते हैं और खूनी आंसुओं के साथ गिर जाते हैं। और साथ ही गेलोंग का एक सरपेंट इतनी स्पीड से आगे जाता है कि डो सील डीमन के गाल के साइड को चीर देता है। डो सील वाला डीमन शॉक में कहता है, ये इतना तेज कैसे हो रहा है? तब गेलोंग जहरीली लेक में खड़ा होता है। उसके आसपास सिर्फ इंसेक्ट्स के लाश और खून तैर रहे होते हैं। वो एक इंसेक्ट का सिर अपनी उंगली से घुसाते हुए कहता है, हालांकि मैंने एक ही साथ हजारों इंसेक्ट्स को मारा, लेकिन वो बहुत कमजोर थे। उनसे मैं सिर्फ अपनी दूसरी सील तक ही पहुंच पाया। लेकिन हाँ, इतना ही काफी है तुम जैसे बदबूदार परिंदे से निपटने के लिए। उसका चेहरा एक ईविल स्माइल में बदल जाता है। अब जब तक तुम पलक भी झपकोगे, तब तक मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर चुका हूंगा। डो सील वाला डीमन दूर तक अपनी छाती ठोककर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो अब कुछ भी बक रहे हो। लेकिन गेलोंग रुकता नहीं। वो इतनी तेज रफ्तार से आता है कि डीमन को खुद समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। पर तभी वो डीमन अपना सीक्रेट हथियार निकालता है, एक बो और एक चमकती हुई बिजली से भरा तीर। वो चिल्लाता है, तू मुझे कम समझ रहा था अब तक, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये है मेरा फेरोशियस थंडर एरो। वो तीर को खींचता है और गेलोंग की तरफ छोड़ता है। डीमन गुस्से से कहता है, ये तीर महाराज डीमन किंग शिव का देना हुआ है। मुझे ये तब मिला था जब मैं अपनी बहन के साथ समंदर के साथ रहता था। शायद किस्मत ने आज ही के लिए ऐसे तय किया था। नेक्स्ट मोमेंट हम शॉक हो जाते हैं। गेलोंग का हाथ एक डीमन का आंख तोड़ने ही वाला होता है, पर उसके पेट में वो तीर घुस जाता है। बिजली का ढेर निकलती है, उसके साथ गेलोंग चीख पड़ता है, ये क्या हो रहा है? सांप की शक्ति फटकर बाहर निकल जाती है और उसके अंदर लाइटनिंग घुसकर एक सर्कल बनाता है। गेलोंग लेक के गहराइयों में डूब जाता है और उसका दर्द से जीता हुआ रिंग हवा में इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है। डो सील वाला डीमन दूर से चिल्लाता है, क्या मैटर खत्म हो गया? क्या उस भयानक थंडर एरो ने उसे खत्म कर दिया? तभी वहां उसकी बहन दौड़ती हुई आती है। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? मैंने बिखरते हुआ पंख का पीछा किया और यहां तक पहुंच गई। मुझे लगा था तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। वो डीमन हंसी के साथ अपने सीने पर हाथ मारकर कहता है, अब सब ठीक है मेरी बहन। मैंने उस चोर से छुटकारा पा लिया जो हमारा सामान चुरा रहा था। देखो, हमारा माल सुरक्षित है। तब दिखाया जाता है कि बॉक्स में कोई खजाना नहीं, बल्कि एक दवा थी जो सिर्फ उसकी बहन की आंख के इलाज के लिए थी। वो सोचता है, मैं अपनी जान देकर अपनी बहन को बचा कर रहूंगा। पर तभी लेक की गहराइयों में हम गेलोंग को देखते हैं, जो पूरी तरह से जहरीले सर्पेंट्स और थंडर से घिरा होता है। उसका शरीर चिड़चिड़ा रहा होता है और वो सोचता है, किंग शू का ये भयानक थंडर एरो मेरे हाथ लग गया, लेकिन मैं जानता हूं इस एरो में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं होती, तो मेरे शरीर को अचानक क्या हो रहा है? अगले ही पल उसके सारे सर्पेंट्स और वो थंडर एनर्जी एक साथ मिक्स होते हैं, उसके शरीर में घुस जाते हैं और पूरी झील एक पर्पल शाइन से भर जाती है। गेलोंग चीखता है, तो अब मैं समझ गया। ऊपर से पर्पल लाइटनिंग का एक बड़ा धमाका होता है और गेलोंग का शरीर नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सर्पेंट शेडिंग, उसका सर्पेंट ब्लड लाइन और थंडर एक साथ झूम उठते हैं। पानी के ऊपर एक बड़ा धमाकेदार ब्लास्ट होता है, वेव्स उछलकर आसमान तक चली जाती हैं। डो सील डीमन और उसकी बहन बेहद शॉक हो जाते हैं। बारिश और गरज के बीच चिल्लाने लगते हैं, ये भयानक डार्क थंडर, क्या वो जिंदा है? बिजली गिरने लगती है, आसमान का रंग अंधेरा हो जाता है। फिर बहन कहती है, भाई वो उधर है। दोनों उस जगह देखते हैं जहां एक स्टैचू के ऊपर डार्क लाइटनिंग बरस रही होती है। और जब धुआं हटा तो वहां खड़ा होता है गेलोंग, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, पर्पल डार्क थंडर से घिरा हुआ एक नया अवतार। डीमन बहन शॉक में कह देती है, ये नहीं हो सकता। तब वो डीमन भाई अपनी बहन को पीछे करता है। दोनों कांपते हुए डरे हुए खड़े होते हैं। तभी उस डार्क थंडर के समुंदर से गेलोंग सामने आता है, अब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ। उसके जिस्म से पर्पल ब्लैक लाइटनिंग और जहरीली सर्पेंट्स की ऑरा एक साथ बरस रही होती है। उसकी आंखें खून से भरी ठंडी रोशनी छोड़ती हैं। वो एक ठंडी हंसी के साथ बोलता है, मैंने तुम्हें अपनी मौत के लिए बहुत देर इंतजार करवाया। अब देख लो, ये है मेरा नया रूप, फेरोशियस थंडर बॉडी।
तब उसका डीमन भाई अपनी बहन को पीछे करता है और दोनों भाई बहन डरी हुई है। तभी वो डार्क थंडर के बीच से गीलोंग को दिखाया जाता है, जो पूरे तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और फिर बोलता है, मैंने तुम्हें अपनी मौत के लिए बहुत देर इंतजार करवाया। फिर वो अपना इस ट्रांसफॉर्म बॉडी का नाम बोलता है, फेरोशियस थंडर बॉडी। अब गीलोंग बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। तभी वो डीमन गीलोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, अरे घटिया किसान, अपने आप को बहुत बड़ी चीज मत समझ। पर गीलोंग बहुत ही आराम से उस अटैक से बच जाता है। तभी वो डीमन हार नहीं मान रहा है और गीलोंग पर अटैक करते जाता है, पर अब गीलोंग उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं और गीलोंग अचानक से उस डीमन के पीछे जाता है और उसका पंख को काटते हुए बोलता है, इससे काम नहीं बनेगा। इन जैसे घटिया डीमन के साथ मैं अपनी अभी की काबिलियत को पूरी तरह परख नहीं सकता। अब वो डीमन जिसका पंख गीलोंग ने काट दिए है वो उस लेक में गिर जाता है। उसकी बहन बहुत डर जाती है और भागते हुए अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई जो अब फाइट करने के हाल में नहीं है, वो बोलता है, काश मैं थोड़ा और ताकतवर होता। पर तभी वो डीमन सोचता है, ये मुझे मरने के बाद मेरी बहन को भी जिंदा नहीं छोड़े हैं, और यही सोच के वजह से अब वो भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। गोल्डन लाइट उसके ऊपर बॉडी में से निकल रहे हैं और फिर वो जोर से चिल्लाता है और वो पूरा जगह गोल्डन लाइट से कवर हो जाता है। तब गीलोंग सोचता है, हाँ अब आएगा मजा। फिर दिखाया जाता है कि उसने भी अपनी शक्ति को जगा ली है, शक्ति ऑफ द रॉक फेदर, फेदर ऑफ हेवेंस कॉर्न। तब पीछे से उसकी बहन आती और बोलती है, छोटे भाई आखिरकार तुमने अपनी शक्ति को जागा ही लिए, बोलकर खुश होती है और फिर बोलती है, इसलिए अब मैं तुम्हारी बहन जो हमेशा तुम पर एक बोझ बनी रही, तुम्हें और अकेले नहीं लड़ने दे सकती, बोलकर अपना मैजिक को एक्टिवेट करती है, डिमोनिक कंट्रोल आई बीस्ट समनिंग। तब वो लेक से एक बहुत बड़ा कीड़ा निकलता है जो उस लड़की डीमन के वश में है। फिर दिखाया जाता है वो तीन को एक साथ गीलोंग से फाइट करने के लिए तैयार है। अब दोनों भाई बहन गुस्सा में चिल्लाते हैं और उसका भाई और वो कीड़ा साथ में अटैक करता है, वॉली ऑफ हेवेंस कॉर्न एरोज। तो अब गीलोंग भी कहाँ पीछे हटने वाला है, वो भी अटैक करने के लिए रेडी होता है, एकदम डेविल जैसे देखते हुए। अब दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। वो डीमन गीलोंग के ऊपर एक साथ बहुत सारा एरो से अटैक करता है, पर गीलोंग थोड़ा ज्यादा ही फास्ट है। अब वो सारे एरो से बचते हुए उस डीमन का मुंह में एक लात मारता है, वो डीमन दूर जाके गिरता है। तभी वो बड़ा वाला कीड़ा गीलोंग को खाने आता है, पर गीलोंग उसके ऊपर अपना सर्पेंट से अटैक कर देता है, फैंटम थंडर सर्पेंट्स बिट, और इस वार से वो बड़ा कीड़ा एक ही बार में नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर गीलोंग भी नीचे आके देखता है, पर वो डीमन कहीं नहीं दिख रहा है। तब वो डीमन सोचता है, अभी यह मेरा मौका है। तभी वो उस कीड़े का लाश के पीछे से एक वार करता है, एक पावरफुल गोल्डन लाइट के साथ। पर गीलोंग समझ जाता है और बोलता है, उसने कीड़े की लाश को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और एक अचानक हमला करने के मौके का इंतजार करता रहा। काफी चालाक है वो। तब गीलोंग उस अटैक को अपना हाथों रोकने का ट्राई करता है, पर वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ऊपर से उसकी बहन भी अपना भाई का साथ देती है। डिमोनिक कंट्रोल आई गेज ऑफ रीइंफोर्समेंट बोलकर चिल्लाती है। फिर उसका भाई और ज्यादा पावर यूज करता है, चिल्लाकर बोलता है, रीइंफोर्समेंट फेदर ऑफ द डेसोलेट स्काई। तो वो गोल्डन लाइट और भी बड़ा हो जाता है और गीलोंग को वो लग जाता है। गीलोंग अब कहीं दूर जाकर गिरने लगता है, पर तभी उस डीमन को कुछ गड़बड़ लगता है। वो बोलता है उसकी सील पावर बहुत तेजी से कम हो रही है, क्या वो अपनी पूरी ताकत से अपना बचाव करना चाहता है। फिर बोलता है, अब तुम इस वार को और नहीं रोक सकते। तब गीलोंग का हाथ को दिखाया जाता है। फिर गीलोंग बोलता है, तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी, अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा, बोलकर वो अपना सील यूज करता है, फेरोशियस थंडर डिमोनिक थंडर क्लॉ, और ये बोलकर उस डीमन का वार के बीच से निकलकर उस डीमन को एक ऐसा मारता है कि उसका ट्रांसफॉर्म बॉडी नॉर्मल हो जाता है और वह सीधा जाकर अपनी बहन के सामने गिरता है और दोनों साथ में जमीन में हैं। तब उसका भाई बोलता है, तुम जल्दी इसे ले लो और यहाँ से भाग जाओ। तो उसकी बहन रोते हुए बोलती है, मैं तुम्हें ऐसा कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। फिर वो सामान अपनी बहन की तरफ देने जाता है, पर तभी गीलोंग आ जाता है और उसके हाथ के ऊपर अपना पैर रख देता है और तब हमें पता चलता है कि उस बैग में 7 आंखें हैं। तब वो डीमन बोलता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, ये सब मुझे दे दो। मेरी बहन की आंखों की बीमारी वो इंसानों की ताज़ा निकाली हुई आंखें खाने पर टिकी है, ताकि वो अंधी ना हो जाए। तो गीलोंग उन दोनों के पास खड़ा होकर उनको देखता है और उस डीमन को बोलता है कि ये प्रॉब्लम तो बहुत ही आराम से हीलिंग स्पेल से ठीक हो सकता है, लेकिन एक अच्छा हीलर ढूंढना इंसानी आंखें लाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो गीलोंग बोलता है, उसका मतलब कि उसकी वजह से बहुत से बेकिसो लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। तब वो डीमन की बहन अपना भाई को उठा लेती है और गीलोंग को रोते हुए बोलती है कि मुझे वो नहीं चाहिए।
चाहिए। अगर तुमको चाहिए तो तुम उसे रख सकते हो, बस हम दोनों को छोड़ दो, हमारे ऊपर रहम करो, हमें जाने दो, हमें अकेला छोड़ दो। और अब बारिश रुक चुका है। गीलोंग एक पेड़ के नीचे खड़ा है जिसमें रेड और ग्रीन एप्पल है। तब गीलोंग इनसे एक सवाल करता है, जब तुमने उन इंसानों का आंख निकाला, क्या वो लोग भी तुमसे अपने जान की भीख मांग रहे थे? तब वो दोनों थोड़ा शॉक हो जाते हैं। एक की डीमन ऐसा सवाल क्यों कर रहा है? वो बोलते हैं क्या? गीलोंग एक एप्पल निकालते हुए बोलता है, जवाब दो, हाँ या ना। तब वो भाई और बहन एक दूसरे को देखते हैं और उसकी बहन बोलती है, मुझे याद नहीं है। तब गीलोंग बड़े ही आराम से ग्रीन एप्पल को धो रहा है और बोलता है, मैं ज़्यादा ही सोच रहा था। ऐसा लगता है कि आज के डीमन क्लैन सभ्यता और भावनाएं होने के बाद भी असल में वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। बस फ़र्क इतना है कि पहले वो सिर्फ मज़े के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते थे और अब अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तब एप्पल को गुस्सा में खाते हुए सोचता है, वो लोग जिंदगियों को घास फूस समझते हैं और उनके लिए दूसरों को तकलीफ देना उनका जन्म से मिला हुआ हक है। फिर गीलोंग अपना पावर को याद करता है और सोचता है, ये फिरोशियस थंडर बॉडी जो मुझे इस बार मिली है वो अब तक की मेरी सबसे बड़ी कमाई है। फिर थोड़ा देर के लिए अपना हाथ को देखता हुआ ट्रांसफॉर्म होता है और बोलता है, लेकिन इस बॉडी को इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा सील पावर लगती है, इसलिए अभी के लिए मैं इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, बोलकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तब दो अलग डीमन दिखाया जाता है जो किसी चीफ को बोल रहे हैं कि लाश यहाँ पर है, आके देखिए। तब एक येलो बाल वाला डीमन बोलता है, इन दोनों भाई बहन का जो मर्डर हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उसका संबंध थोड़ी देर पहले आसमान के रंग में हुआ अचानक बदलाव से है। तब हमें वो चीफ डीमन दिखाया जाता है जो एक लड़की डीमन है। वो दोनों भाई बहन का लाश को देखती है और बोलती है, उन दोनों के सिर एक ही झटके में बिजली से उड़ा दिए गए हैं। वाकई कितना तेज और बेरुख तरीका है, ऐसा लगता है कि कोई बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं मेरे इलाके में। और गीलोंग चपनी में उनको चुपके देख रहा होता है और वो लड़की डीमन चीफ जंगल से जाते हैं और उसके पीछे वो दो डीमन भी चल रहा है। तब वो चीफ बोलती है, आज से किसी भी नई जीनियस की किसी भी रहस्य में मौत की जांच मैं खुद एक एक करके करूंगा। तब दिखाया जाता है गीलोंग को जब अपना किसान वाला रूप में आ गए हैं। तभी वो लेडी चीफ डीमन गीलोंग को देखती है और उससे पूछती है कि तुम कहो और यहाँ क्या कर रहे हो? लेडी चीफ, मैं तो बस यहाँ कुछ अच्छा सा फल ढूंढ रहा हूँ अपने यहाँ लगाने के लिए। तब वो लेडी चीफ डीमन बोलती है, ओ अच्छा, मुझे याद आए, तुम वही डीमन हो जिसके बारे में मुझे बोला गया था कि तुमने एक रो डीमन को डरा के भगा दिए थे, बोलकर गीलोंग को धक्का दे देती है और बोलती है, पर अभी उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ है। और गीलोंग का सीना में अपना टांग रख के बोलती है, आजकल मेरा फ्रूट पाई खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कुछ अच्छे फल ढूंढ लो। और नहीं, उसका एकदम मुंह के सामने जाके हल्का सा बोलती है, मैं तुम्हें ही अपना डिश बना दूंगी। बोलकर वो चीफ लेडी डेमन और उसके साथ उसके दो गुलाम डेमन वहां से चले जाते हैं। फिर गीलोंग सोचता है, सिर्फ इस मामूली क्लैश से मुझे उसका सील का ताकत महसूस हुआ, और अपना हाथ ठीक करते हुए बोलता है, उसकी सील पावर 4th सील लेवल की है और वो काफी भरी और मजबूत किस्म की है। ये साफ दिख रहा है कि वो फाया की तरह डिफेंस में माहिर है और इस बात की पूरी संभावना है कि उसके पास ऐसी ताकत है जिसे कम नहीं आंकना चाहिए। और मैं अपने आप को स्पीड टाइप डेमन समझूंगा अभी के लिए। और उसका दिमाग में एक इमेज आता है। फिर वो गहरी सोच में जाता है और बोलता है, मुझे पावर टाइप के दुश्मनों पर बढ़त तो मिलती है, लेकिन जब सामना डिफेंस में माहिर किसी से होता है तो मेरे हमले असरदार नहीं रहते। पर फिर वो उस लेडी डेमन को याद करता है और बोलता है, बहुत अफसोस, अगर मैं इस 4th सील डेमनस को मार पाता तो मेरी लाशों का पहाड़ और खून का समंदर वाली एबिलिटी बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती। बोलकर सोचते हुए जंगल से अकेले कहीं जा रहा है, पर उसका सोच खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर बोलता है, हमारे बीच प्रॉब्लम सिर्फ टाइप एडवांटेज का नहीं है, हमारी असली ताकत में बहुत बड़ा फर्क है। और सबसे जरूरी बात, मुझे उसकी कमजोरी नहीं पता, इसलिए जीतने के चांसेस बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। तब वो एक खतरनाक डेमन डेविल लुक देता है और बोलता है, लेकिन मैं उसे मारने की अपनी जबरदस्त इच्छा को कैसे रोकूं। और सीन शिफ्ट होता है उस लेडी डेमन चीफ का घर में जो एक डायन डेमन का स्कल है। तब वो लेडी डेमन शायद कुछ ढूंढ रही है, वो सारे मैजिक सील वाला बुक को अच्छा से देख रही है, बोल रही ये भी नहीं और ये माउंटेन ऑफ द कॉर्पस एंड सी ऑफ द ब्लड तो बिल्कुल ही नहीं बोलती है, एकदम स्टाइल से अपना थ्रोन में बैठ के। अब सीन शिफ्ट होकर दोबारा गीलोंग को देखता है और वो माउंटेन के ऊपर चढ़ने लगता है और बोलता है, मुझे चुपचाप अपनी पावर उस लेवल तक बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं उसका शक बढ़ने से पहले कम से कम एक अचानक हमले में उसे मार सकूं। तब हमें 2 डेमन दिखाया जाता है जो शायद कुछ सामान चोरी करके ले जा रहे हैं और बोलती है, धीरे चलो, अगर कमांडर को पता चल गया तो वो हमारी जान ले लेंगे। तब दूसरा डेमन बोलता है, ज्यादा मत सोचो, ये जगह बहुत ही सीक्रेट है, इस जगह को कमांडर कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। तब गीलोंग को दिखाया जाता है जो इन 2 डेमन का पीछा कर रहा है लेक के अंदर से चुप चुप के। फिर वो फ्रॉग के पास से बाहर निकलता और बोलता है, एक गुप्त रास्ता, मैं इन डेमन का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ। तब हमें वो बड़ा से केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, एक डेमन दरवाजे के पास खड़ा है। तब गीलोंग आता है, अंदर आना चाहता है, पर उसका रास्ता में वही डोर गार्ड वाला डेमन आता है और बोलता है, कौन से बिल से निकल कर आया है कचड़े, चल निकल यहाँ से। जिस किसी के पास भी इस ब्लैक मार्केट का टोकन नहीं है उसका अंदर आना सख्त मना है। पर तब भी गीलोंग अंदर चले ही जाता है, पर अब सब जान ही गए होंगे कि वो अंदर कैसे आया होगा। और अंदर बहुत सारे डेमन होता है और उस डेमन के कान में जो टोकन था उसको नीचे आग में फेंक देता है। तब उसके पास से 2 डेमन जाते हैं जो आपस में बोलते हैं, तो आखिरकार तुमने स्क्रीनिंग पास करके टोकन हासिल कर ही लिया।
हाँ, बड़ी मुश्किल थी। मुझे लैंड ऑफ द राउंड माउंटेन के दिन याद आ रहे हैं जब हम कहीं भी कभी भी जिंदा इंसान खरीद सकते थे और अब सब कुछ कितना छुपाकर करना पड़ता है। यहाँ तक कि अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स पर भी पूरी तरह से पाबंदी लग गई है। और गेलोंग ये सब कुछ सुन रहा है। फिर गेलोंग एक डेमन को देखता है जो शायद कुछ खरीद रहे हैं एक दूसरे डेमन से। और यहाँ सारे डेमन कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं। कोई सील पावर सप्लीमेंट सेल कर रहा है, कोई इंसानों का हार्ट सेल कर रहा है। और गेलोंग चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहा है। फिर एक डेमन को देखा जाता है जो इंसान को सेल कर रहा है और बोलता है, साहिबान आज नया माल आया है, लेकिन पहले वाले को छोड़कर बाकी किसी के पास आंखें नहीं हैं, इसलिए दाम बहुत ही वाजिब हैं। तब वो इंसान लोगों को दिखाई जाता है, इसमें से कोई बड़े आदमी और 2 बच्चे हैं। तभी एक वुल्फ की तरह देखने वाला डेमन आता है और बोलता है, तुम ये इतना बेकार माल दिखाकर हमें बेवकूफ बना चाहते हो। और पीछे से कोई डेमन बोलता है, मैंने सुना है एक भाई बहन है जो लोगों की आंखें उनके जिंदा रहते हुए निकाल लेते हैं, ये लालची सौदागर ने ये जरूर उन्हीं से लिए होंगे। तब वो डेमन जो इंसान सेल कर रहा है बोलता है, अरे लोगों जल्दी मत करो, ये वाला माल मैं तुम्हें बहुत सस्ते दाम में बेच दूंगा। और ये सब कुछ गेलोंग दूर से देख रहा है और सामने आके बोलता है, मुझे ये सारे लोग चाहिए। तब वो डेमन पीछे घूम के देखता है और थोड़ा शौक होकर फिर घमंडी लुक देता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास पैसा है? क्योंकि देखने में तो तुम बहुत गरीब लग रहे हो। तब गेलोंग बोलता है, ये विशियस थंडर एरो मैं इसका सौदा करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये घाटे का सौदा लगे तो समझो मैंने कुछ कहा नहीं। तब वो डेमन बोलता है, हल्का से विशियस थंडर एरो, पास आओ, पास में बात करते हैं, कहीं तुम्हारा मतलब वो सुनहरे बालों वाले लड़के के सीक्रेट वेपन से तो नहीं है? तब वो सेल वाला करने वाला डेमन बोलता है, इन इंसानों को बाहर लेकर जाओ, मैं इस भाई से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तुम सब भी बाहर जाओ। और जाते वक्त वो बच्चा के हाथ से एक बैग गिर जाता है और उस बच्चे को वो उठाने तक का टाइम नहीं मिलता। तब वो सेल वाला डेमन बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो कि अगर उसको पता चल जाएगा कि उसका सामान तुमने चोरी किया तो वो तुमको ढूंढते हुए आ जाएगा, इसलिए तुम इसे जल्दी से सेल करना चाहते हो? तो तुम एकदम सही जगह आए हो। तब गेलोंग बोलता है, सही कहा। तब वो बड़ा से डोर बंद होता है और गेलोंग हमेशा की तरह अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, सारे डेमन को एक एक करके चुन चुन के मारने का काम। और सबको मारने के बड़े ही आराम से बाहर चले जाता है। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है उन 4 लोगों का। उनको एक क्रोकोडाइल जैसे डेमन बोलता है, कोई साउंड मत करो, एकदम चुपचाप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा जबान काटकर उसे ग्रिल करके डिनर में खा जाऊंगा। पर उस डेमन को क्या पता कि ये सारा चीज उसका बाप गेलोंग सुन रहा है और आके सिर्फ एक थप्पड़ में उस डेमन का काम तमाम कर देता है। पर वो बच्ची का ये सब चीज देखकर हाल बुरा हो जाता है। पर गेलोंग खुश है अपना न्यू पावर को देखकर। फिर बोलता है, मगर गिनती का एक दौर मुकम्मल हो चुका है। फिर वो उस लड़की के पास जाता है जो अब बहुत ज्यादा डर चुकी है और बोलती है, एक डेमन, डेमनों का डेमन। तब गेलोंग अफसोस के साथ बोलता है, खुशकिस्मती से जब शुरू में ये गिनती एक रैंक आगे बढ़ती है तो डे ऑफ हैप्पीनेस के शुरू होने की संभावना बहुत कम होती है। बोलकर वो एक अथॉरिटी डे ऑफ हैप्पीनेस को एक्टिवेट करना चाहता है पर वो फेल्ड हो जाता है। तब वो 2 बच्चा के पास जाता है और जो बच्चा लड़का था जिसका वो बैग गिर गया था वो उसे लाके देता है। वो बच्चा उसे लेके बहुत खुश हो जाता है। तब गेलोंग बोलता है, सब मेरे पीछे आओ। तब वो लड़की बच्ची बोलती है, क्या तुम इस रस्सी को लेना चाहते हो? तब गेलोंग उन सबको खोल देता है और बोलता है, मुझे इंसानों को ऐसा हाल में देखने में अच्छा नहीं लगता है। तब वो 2 इंसान के ऊपर अपना हीलिंग यूज करके उन दोनों को ठीक कर देता है। वो दोनों इंसान बहुत खुश हो जाते हैं और लास्ट में वो छोटा बच्चा को भी हील कर देता है। तब पीछे वो छोटी लड़की बोलती है, तुम हमें डेमन से क्यों बचा रहे हो जबकि तुम भी एक डेमन ही हो? तब गेलोंग बोलता है, क्योंकि मैं बचाना चाहता हूँ। टैब जीलोंग बैठ के कुछ सोचने लगता है और सारे लोग चुप होकर उसको देखने लगते हैं। तभी वो लड़की बच्ची अजीब सा मुंह बनाकर बोलती है, तुम सब लोग ऐसा अचानक से चुप क्यों हो गए? हाँ, आइडिया। मैं तुम लोगों को एक जोक बोलती हूँ कि हार्वेस्ट गॉड फेस्टिवल एनिया सिटी में अनाउंस्ड होता है कि हर दूसरा ड्रिंक हाफ प्राइस में मिलेगा। तभी वो आदमी ये न्यूज़ सुनता है और जाके के टैवरन का ऑनर को बोलता है, तब मुझे सीधा दूसरा ड्रिंक दो। और जैसा तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया इस जोक का मतलब, वहां बैठे वो 3 लोगों का भी वही हाल था ये जोक सुन के। पर जीलोंग ये जोक सुन के हंसता है। तब वो आदमी लोग बोलते हैं, क्या इससे वो फालतू जोक पसंद आए? शायद डीमन का सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ अलग होता है। और वो बच्ची रोते हुए बोलती है, खाली तुम ही हो जिसको मेरा ये जोक समझ आए। पर तभी जीलोंग अचानक से अपना सांप से उस लड़की और वो सारे लोग का पर अटैक कर देता है। वो बच्ची बहुत डर जाती है। तब जीलोंग बोलता है, तुम सारे इंसान कितने बेवकूफ़ हो। और तब उनमें से एक आदमी बोलता है, चाहे ये डीमन कोई भी मास्क पहने अपने आप को अच्छा देखने के लिए, पर वो होते तो ईवल ही हैं। और तब जीलोंग का सांप उसको भी काट लेता है। और जीलोंग बोलता है, अब तुम सबको मैं एक दर्दनाक मूत दूंगा, बोल के ईवल स्माइल करता है। यही होता है जब तुम एक डीमन के पर भरोसा करते हो, तुम सबको ये चीज़ जिंदगी भर याद रहेगा। और अब खाली वो छोटी बच्ची बचती है। तब जीलोंग उसे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम इस पॉइजन से मर के खुश नहीं होगी? पर वो लड़की समझ जाती है और रोते हुए बोलती है, मुझे पता है कि तुम हमें मारना नहीं चाहते हो, तुम बस हमें बेहोश करना चाहते हो, क्योंकि जो उसे मारने वाला होता है वो कभी भी उन्हें यह सब चीज़ फ्यूचर में याद रखने नहीं बोल सकता है। तुम बस जाते हो कि हम डीमन से संभाल के रहें फ्यूचर में। तब जीलोंग बोलता है, तुम इतना कॉन्फिडेंट के साथ ये कैसे बोल सकती हो? तब वो बच्ची रोते हुए बोलती है, क्योंकि तुम एक अच्छे डीमन हो,
और इसीलिए मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तब दिखाया जाता है कि कोई भी मरा नहीं, बस बेहोश हुआ है। और तब जिलोंग बोलता है तो अब तुम क्या चाहती हो? और वो बच्ची बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। और जिलोंग बोलता है मुझे कोई फालतू का बोझ नहीं चाहिए। तब वो बच्ची लड़की बोलती है मैं एक सोर्ड्समिथ हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। और ये बोलकर अपना हाथ बढ़ाती है और बोलती है मेरा नाम सुल्ला है, तुम्हारा नाम क्या है? जिलोंग बोलता है क्या, सुल्ला? और उसका कुछ याद आता है। फिर जिलोंग पूछता है क्या तुम एलेक्सियोस की ग्रैंड डॉटर हो? तब सुल्ला बोलती है हाँ सही कहा, क्या तुम मेरे ग्रैंडफादर को जानते थे? तब जिलोंग अपना सर में हाथ देता और बोलता है हाँ मैं उनका ओल्ड एक्वेंटेंस था जब मैं 17 या 18 साल का था, और तुम शायद बहुत छोटी थी तब मैंने तुम्हें अपने गोद में लिया था। और एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है और सुल्ला के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मैं दो तरह के लोगों के लिए तलवारें नहीं बनाता, पहले वो जो अपने ही रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरे वो जो बेकसा को खून बहाते हैं। तब जिलोंग को दिखाया जाता है और उसका बोलता है और तुमने उन दोनों का ही खून बहाए हैं। आज 10 साल बाद भी मैं ये महसूस कर सकता हूं तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तब जिलोंग बोलता है मुझे यहाँ तुम्हारे पास सिस्टर थे ने भेजा है, उन्होंने कहा कि तुम सबसे कुशल तलवार बनाने वाले हो और ये भी कि तुम स्काइप स्टीव की एक बहुत बड़ी तलवार बनाए रहे हो जैसे आज तक किसी ने नहीं देखी। तब वो बोलता है क्या सिस्टर थे जो सेक्ट ऑफ मर्सी से हैं? और जिलोंग उनको देखकर बोलता है क्या आप उसे फॉलो करते हैं? तब जिलोंग को देखकर बोलता है चलो वो एक अच्छी लड़की है, अगर वो तुमको अच्छा समझती है उसका मतलब तुम अच्छे इंसान हो, और उसके अलावा मुझे उसका एक फेवर को रिपे भी करना है इस लाजवाब तलवार के साथ। तब जिलोंग अपना हाथ में एक स्टैचू लेकर बोलता है ये लीजिए, ये गॉड ऑफ मर्सी का स्टैचू है और इसे मैं अपने तलवार का गार्ड जैसा यूज़ करना चाहता हूँ, और एक बार मुझे ये तलवार कब तक मिल जाएगा? और तब वो ग्रैंडफादर बोलता है बच्चे सब्र रखो, एक लाजवाब तलवार एक दिन में नहीं बनती, पर अगर तुम इतना ही बेसब्र हो तो कभी भी आके चेक कर सकते हो। और फिर वो स्टैचू को दिखाया जाता है और वो ग्रैंडफादर बोलता है ओ हाँ मैं तो भूल ही गए, मेरे बेटे की वाइफ का बच्चा होने वाला है और मुझे विलेज के लर्नेड पर्सन को बोलकर उसका बर्थ ब्लेसिंग मनाना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है, एक बर्फीला मौसम जिलोंग चलते हुए आ रहा है और दिखाया जाता है कि जैसे इस जगह में जंग हुआ है और वो ग्रैंडफादर उसकी ग्रैंड डॉटर को लेकर बैठ के है और एक साइड में जिलोंग का तलवार रखा हुआ है। और तभी जिलोंग आके पूछता है मेरा तलवार कहाँ है? तब वो ग्रैंडफादर बोलता है वहाँ देखो, दरवाजे के पास जाके खुद से ले लो, और उसमें नाम देखता और बोलता है क्या सुल्ला? तब वो बोलता है हाँ ये मेरी ग्रैंड डॉटर का नाम है और यही तुम्हारा तलवार का भी नाम है। तब जिलोंग उसको देखता है साइड लुक से और बोलता है तो इस बच्ची का माँ बाप कहाँ है? और तब हमें बच्ची को दिखाया जाता है और वो बोलता है वो दोनों मर चुके हैं, पता नहीं कहाँ से अचानक से बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए जो खुद को डीमन बोल रहे थे, उन डीमन ने सबको मार दिए और पूरा विलेज तबाह कर दिए। तब जिलोंग बोलता है तो वो लोग खुद को डीमन बोलता है। तब वो ग्रैंडफादर पूछता है क्या तुम भी उनसे मिल चुके हो? क्या उन डीमन ने सिस्टर थे और तुम्हारी लवर को भी मार दिए हैं? तब जिलोंग अपना फेस में हाथ देता और बोलता है वो सब लोग भी मारे गए हैं डीमन के हाथों। तब वो ग्रैंडफादर सुल्ला को जिलोंग के पास देता है और जिलोंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हारे ज़िंदगी में ज़्यादा तकलीफ ना हो और तुम हमेशा खुश रहो। तब वो ग्रैंडफादर बोलता है क्या मैं तुम्हारा तलवार का हिल्ड गार्ड को चेंज कर दूं? और फिर दिखाया जाता है कि कहीं से बहुत सारे डीमन आ गए हैं और जिलोंग एकदम गुस्सा में आगे बढ़ने लगता है अपना वो तलवार लेकर और जाकर उन सब डीमन के सामने अकेले खड़ा हो जाता है फुल स्टाइल में और उसको बोलता है तुम सुल्ला को लेकर थोड़ा दूर चले जाओ। और रहा मेरा बात, अपना तलवार उठाया हुआ बोलता है मैं इन सब डीमन को तड़प तड़प के मारूंगा ताकि फिर ये कभी किसी बेकसरों को कभी मारने का सोच भी ना पाएं। और फिर वो अपना तलवार सुल्ला से सारा डीमन के ऊपर अकेले ही अटैक कर देता है और वो सारे डीमन जिलोंग के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जिलोंग उन सबको बहुत ही बेरहमी से मार रहा था, पूरा जगह उन सब डीमन का खून से भर गए थे। और तब जिलोंग बोलता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम सबको खत्म कर दूं, और उन सब डीमन का लाश के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी सुल्ला बोलती है तो आप है वो अंकल गेलोंग जिसके बारे में ग्रांडपा कहानियां कहा करते थे। पर अंकल आप एक डीमन जैसे क्यों दिख रहे हैं अभी? और आप तो बहुत ज्यादा यंग भी दिख रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप अभी अपने 30s में हैं। तब गेलोंग बोलता है ये एक लंबी कहानी है, बस इतना समझ लो कि मैं अपना स्किन का केयर अच्छे से करता हूँ। पर वो सब छोड़ो, ये बोलो कि तुम्हें डीमन ने कैसे पकड़ा और यहाँ क्यों लेके आए? तब सुल्ला भी गेलोंग की तरह एक्टिंग करती है और बोलती है कि ये भी एक लंबी कहानी है, पर कोई ना, मैं ग्रैंडपा के पास तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेइंग सोर्ड न बना लूं। तब गेलोंग कुछ सोचता है और एक पेपर में कुछ लिखने लगता है और सुल्ला को बोलता है तुम अपना काम को जारी रख सकती हो। और ये सुनकर सुल्ला खुश हो जाती है, क्या सच में आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ? और गेलोंग बोलता है पेपर में लिखते हुए कि ये अच्छा होता है कि तुम किसी चीज को अपने पूरे मन से चाहो तो उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो पेपर दिखाया जाता है जिसमें गेलोंग कुछ लिख रहा था। उसने लिखा कि मैं एक वैम्पायर नाइट हूं जिसने तुम सबको सर्पेंट डीमन से बचाया है। जब तुम सब होश में आओ तो सीधा उठकर ईस्ट की तरफ जाना, वहां तुम्हें द किंगडम ऑफ येलिविया मिलेगा।
और तभी एक आदमी उठता है और बोलता है, तुम सब उठो और ये देखो, मुझे एक नोट मिला है जिसको द वैम्पायर नाइट ने लिखा है, जो हमें ईस्ट की तरफ जाने को कह रहा है, जहां पर द किंगडम ऑफ येलीविया है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये सब सच में हो रहा है? अब सीन शिफ्ट होता है जहां दिखाया जाता है एक केव के अंदर सुल्ला कुछ बना रही होती है और तभी गेलोंग आता है और मैंने उन 3 लोगों को एक अच्छा जगह भेज दिया है और तुम्हारा सब कैसा चल रहा है। तब सुल्ला बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना बनाए हुए चीज दिखाती है और बोलती है, ऐसा चीज बनाना तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर दुख होकर बोलती है, ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक टॉप टियर सोर्ड बनाने के लिए जो कुछ लगता है वो सारे चीज डीमन ने अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हें लाना बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। मेरे पास सारे स्किल्स है पर मैं उसे कहीं भी यूज नहीं कर सकती हूँ। तब गेलोंग सुल्ला को एक गोल्डन कलर का कुछ दिखाता है और बोलता है, ये मुझे रास्ते में मिला, हम किस्मत वाले भाई। ये देखकर सुल्ला खुश हो जाती है और बोलती है, वाह अंकल, आप तो चोरी करने में मास्टर हो। तब गेलोंग थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, ये तुम्हें रिक्वियम स्टील फोर्जिंग मेथड के बारे में पता है? तब सुल्ला उस चीज को अपना गाल में टच करते हुए बोलता है, हाँ मैं जानते हैं, आप मुझे कम मत समझिए, मैं उन 3 लोगों में से एक हूं जिसको इस बारे में पता है। तब गेलोंग बोलता है, क्या सिर्फ 3 लोग को ये चीज पता है? तुम और तुम्हारे ग्रैंडपा इनको छोड़ के और कौन है? तब सुल्ला बोलती है, और एक अभी का जनरेशन का डीमन ऑफ कॉन्क्वेस्ट एग्रीकोला, पर वो अभी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, पर उसने सिर्फ 2 सोर्ड्स ही फॉर्ज किए, वो भी सिर्फ खुद का यूज के लिए, और उस डीमन का 2 और तुम्हारा एक डिस्ट्रॉयड सोर्ड सूरा को मिला के अभी के टाइम में सिर्फ 6 रिक्वियम स्टील वेपन्स बचा हुआ है। तब गेलोंग बोलता है, अच्छा अब मैं समझा कि इस जनरेशन के डीमन इतने ज्यादा स्पीड से स्ट्रांग कैसा बन रहा है, और बोलकर जाने लगता है। तब सुल्ला पीछे से पूछती है कि अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? और गेलोंग बोलता है, मैं अपना हंट को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और अब सीन शिफ्ट होता है यूनशान रीजन चीफ के प्राइवेट हॉट स्प्रिंग की तरफ। एक डीमन ने उस लेडी चीफ डीमन की डोर में बैठकर बोलता है कि चीफ, उस अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में कोई भी जिंदा नहीं बचा, उन सबको किसी को जान से मार दिए है। तो वो लेडी चीफ बोलती है, ये डीमन लोग कभी भी सुधार नहीं सकते हैं, अब से तुम्हें इंसानों के साथ होने वाले व्यापार पर और भी सख्ती से पेशी आना होगा। और डीमन बोलता है, मैं समझ गया। तब वो लेडी डीमन को नहाते हुए दिखाया जाता है और वो बोलती है, और रहा बात उन सब डीमन के बॉडी के बात, उन सबको कचड़े में फेंक दो ताकि सबको पता चले कि मेरे रूल को फॉलो नहीं करने से क्या होता है। तब वो डीमन बोलता है, तो हम लोग उस खूनी को कैसे ढूंढ लेंगे? तब वो लेडी चीफ बोलती है, तुम्हें ये सब सोचना नहीं होगा, चुपचाप जाओ और अपना काम करो। और सुनो, मेस हॉल और उन गुलामों को बता देना, अगर कल का नाश्ता फिर से इतना ही बेकार हुआ तो उन्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपने केव के अंदर जाते हुए बोलती है, मुझे अभी कुछ अच्छा सा मीठा कुछ खाने का मन कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक जगह पर जहां बहुत सारे डीमन एक साथ है, अपना अपना काम कर रहे हैं और बोलते हैं, हम सब डीमन का बीच में एक ट्रांसेंडेंट सील एक्सपर्ट छुपा हुआ है। तब गेलोंग को दिखाया जाता है जो चुपके ये सब सुन रहा होता है और अपना हाथ में वो खुद का सील देखता है और समझ जाता है कि यहाँ उसका ही बात हो रहा है, और फिर कहीं और जाने लगता है। पर तभी दिखाया जाता है कि कोई तो है जो डीमन लोग को मार रहा है, ठीक, और ये डीमन भी उन 2 भाई बहन जैसे ही 3rd सील में जाने वाला था, पर ये उनके तरह पावरफुल नहीं था। और गेलोंग सोचता है, मैंने तो इसका नहीं मारा, तो इसे किसने मारा होगा? क्या कोई और भी है मुझे छोड़कर जो इन सब डीमंस को मार रहा है? बोलकर बड़े ही आराम से कहीं जाने लगता है। पर तभी उसे लगता है कोई तो है जो उसे पीछे से देख रहा है, पर जब वो पीछे घूमता है और वहां देखता है तो कोई भी नहीं है, और सोचता है कोई तो है जो मुझे फॉलो कर रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है कि वो है कौन। और तभी सामने एक ब्लैक फिगर दिखाई जाता है, फिर अचानक से वो गायब भी हो जाता है। और इससे पहले गेलोंग कुछ सोच पाता, कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है और गेलोंग उस अटैक ऐसे बहुत ही मुश्किल से बच पाता है और एक पंच मारता है उस अटैकर के पेट पे। पर तभी पता चलता है कि उसके पेट को तो कुछ भी नहीं हुआ, पर हाँ, गेलोंग का हाथ का सारे उंगली टूट चुका था। और गेलोंग सोचता है, बाप रे, इतना पावरफुल डिफेंस। और अब वो ब्लैक फिगर जो देख के एक लड़की जैसी लग रही है, वो एकदम गेलोंग के पास खड़ी है और गेलोंग एक वुडन पूल को किक करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर रखा पानी उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। और गेलोंग सोचता है यही मौका है और अटैक कर देता है, पर वो लड़की बड़े ही आराम से स्माइल करते हुए गेलोंग के अटैक को रोक लेती है और बोलती है, शायद मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट किया है। पर तभी गेलोंग अपना डार्क थंडर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक उस डीमन लड़की को लग जाता है। और इसका ही फायदा उठाकर गेलोंग उससे बच के पीछे हट जाता है और सोचता है, क्या अभी इसने अपना सील पावर को इंक्रीज किया ताकि वो मेरे इस अटैक से बच सके? और वो डीमन लड़की बड़े ही आराम से गेलोंग के पास आ जाती है। गेलोंग को समझ नहीं आ रहा है कि वो इससे कैसे बच सकता है, और तभी गेलोंग अपना स्पीड को इंक्रीज करके वहां से बहुत ही मुश्किल से भाग जाता है। और तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, वो ही लेडी चीफ है। और वो बोलती है, छोड़ो, मैं उसका पीछा नहीं करने वाली, अगर वो भागना चाहता है तो भाग सकता है। फिर स्माइल करती है और सोचती है, ये तो बड़ा ही खतरनाक डीमन है, अगर मुझे इसे पकड़ने का चांस मिले तो क्या मैं इसे मार दूं या इसे अपना पालतू कुत्ता बना के रखूं? अब सीन शिफ्ट होता है और गेलोंग सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था, मैं उसे अभी हरा नहीं सकता हूं।
और सूरा रिक्वियम स्टील सोड को बनाने में भी कुछ मंथ्स लगेगा। और तभी उस केव के अंदर से एक ब्लास्ट होता है जहां सूला काम कर रही होती है और गेलोंग बोलता है, सूला क्या तुमने वेंटिलेशन सिस्टम नहीं बनाया था? तब सूला बोलती है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी उस रिक्वियम स्टील को बनाने के बारे में सोचकर, तो भूख गई। ओ रुको, ये टेम्परेचर मेरा पूरा काम खराब कर देगा, बोलकर भाग के जाती है और उस चीज़ को निकालती है और बहुत ही आराम से प्यार से उसका पानी में डालती है। तब गेलोंग उससे पूछता है, क्या वो वही सोड है जो तुमने मेरे लिए बनाया? और सामने आके देखता है और तब सुला बोलती है, जैसे आप ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं तो अभी के लिए हाफ हैंड सोड आपके लिए बेस्ट होगा। और अपना हाथ आगे करती है और खुशी से बोलती है, इसे आप अपने कलेक्शन में ऐड कर लीजिए और एक अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा। तब सूला उस सॉर्ड को निकालती है, पूरी जगह गोल्डन लाइट से भर जाता है और सूला बोलती है, ये अब तक का मेरा बेस्ट काम है, द 7 वेपन ऑफ सेरेनिटी स्टील इन दिस एरा। मास्टर जूलोंग आप ये देखिए। जूलोंग पूरा शॉक हुआ होता है और सूला एक सॉर्ड निकालती है जो अभी तो पूरा गोल्डन दिख रहा है और उसका डिज़ाइन सांप जैसा है और वो सॉर्ड जूलोंग को देती है। जूलोंग बोलता है, बहुत अच्छे सूला। सूला खुश हो जाती है सुन के। फिर जूलोंग उस सॉर्ड को अच्छे से देखने लगता है और बोलता है कि इसमें कोई हैंडगार्ड और सॉर्ड हिल्ट क्यों नहीं है? तब सूला बोलती है, मुझे अभी तक सही मटेरियल्स नहीं मिला है इसलिए। तब जूलोंग बोलता है, चलो कोई ना, मैं तब तक इसे ऐसे ही बांध के यूज़ कर लेता हूँ, बोल के वो उसे बांधने लगता है और पूछता है, क्या तुमने इसे नाम दिया है? और सूला बोलती है, मैं नाम चूज करने में अच्छी नहीं हूँ, पर जैसे कि इससे पहले जो आपका स्वॉर्ड था उसका नाम सूला था, तो आप इसे छोटी सूला बुला सकते हैं। और तभी जूलोंग स्वॉर्ड को निकालता है और उसके सारे सरपंच बाहर आ गए, जैसे अब वो सारे सरपंच उस स्वॉर्ड के साथ अपने पावर को मिला रहे। पर जूलोंग रुक जाता है और बोलता है, ये सही टाइम है नहीं, मुझे भी वेट करना होगा जब तक एक न्यू पावरफुल फॉर्म न मिल जाए। तब सूला अपना हैमर को उठा के बोलती है, मैं अपने तरह से पूरा ट्राई करूंगी। और फिर सूला जूलोंग से पूछती है, क्या आप सेकंड स्टाइल ऑफ द फॉलिंग स्काई स्वॉर्ड टेक्निक को अभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना बनाया हुआ स्वॉर्ड का पावर को देखना चाहती हूँ। तब जूलोंग बोलता है, ये जगह सही नहीं है उस टेक्निक को यूज करने के लिए। और फिर दिखाया जाता है कि सूला आराम से सो रही होती है और तभी उसे नींद में कुछ बहुत ही अच्छा सा स्मेल आता है और वह नींद से उठ जाती है और देखती है कि जूलोंग ने बहुत सारा चीज लाया है खाने के लिए। और तब सूला बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, वाह अंकल, आपने तो बहुत कुछ बनाया है, क्या आप खाना बनाने में भी अच्छे हो? तब जूलोंग बोलता है, हाँ, जब मैं रॉयल एकेडमी में एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो उस स्टूडेंट के फादर ने मुझे ये सब सिखाए थे। और तब हमें दिखाया जाता है कि ये सब खाना उसी लेडी चीफ डिमन के लिए है और 2 डिमन बोलते हैं, जल्दी करो। फिर हमें वो लेडी चीफ डिमन दिखाया जाता है, अपने बेड में बहुत ही स्टाइल से लेट के है और जूलोंग और उस लेडी डिमन का आई कांटेक्ट होता है और जूलोंग उसके पास जाता है खाना लेके। तब वो डिमन लेडी बोलती है, वाह क्या बात है, इतना बड़ा प्लेट, मुझे देखने तो क्या ये अच्छा है या नहीं। तब वो जूलोंग को बोलती है, बहुत अच्छा, तुम्हें तो सबको बहुत ही अच्छे से पता है, तुम्हें तो वॉलंटियर होना चाहिए था, ये सब तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और वो लेडी दूसरे डिमन के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है, तुम लोगों ने अभी तक ड्रिंक क्यों नहीं लाया, जल्दी करो। और ये बोली रहती कि तभी जूलोंग अपना फाइनल फॉर्म में आ जाता है और उस लेडी डिमन के ऊपर अटैक कर देता है। उस लेडी डिमन का फेस में एक कट हो जाता है और जूलोंग बोलता है, तुम लकी थी पर मेरा नेक्स्ट स्वॉर्ड स्टिक से नहीं बच पाओगी, बोल के फिर से अपना छोटी सूला स्वॉर्ड से अटैक करता है। पर इस बार लेडी डिमन रेडी थी और वो भी अपना अटैक करती है, टैलेंट सील एजिस ऑफ एपियरियस। ये बोलते ही उसके हाथ में एक शील्ड आ जाता है और जूलोंग का स्वॉर्ड उस शील्ड में लगता है और लेडी चीफ बच जाती है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तब जूलोंग बोलता है, मुझे पता था ये एक डिफेंसिव टैलेंट सील है, चलो कोई ना, एक और बार ट्राई करता हूँ। और वो लेडी डिमन बोलती है, मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, पर इस लेवल में मुझे तुम पसंद नहीं आए, शायद मैंने हनी थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है। और रहा बात तुम्हारे टेस्ट के बारे में, बोल के एक ज़बरदस्त अटैक करता है, पर उसका सारा अटैक वो लेडी डिमन रोक लेती है अपने शील्ड से और स्माइल करती है और बोलती है, चेंज। वो शील्ड चेंज होकर कुछ स्पेयर बन जाता है और ये देख के जूलोंग पूरा शॉक हो जाता है और वो स्पेयर जूलोंग के एकदम आँख के पास आ जाता है। जूलोंग उस अटैक से बड़े ही मुश्किल से बच पाता है और रिटर्न में उसके ऊपर एक अपना थंडर स्वॉर्ड से अटैक करता है। वो लेडी डिमन उसे रोक तो लेती है पर बहुत दूर फेंका जाती है और बोलती है, देख कैसा लग रहा है कि ये बहुत ही जल्दी में है, जैसे इसका सील पावर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, क्या मैंने सही कहा ना? तब जूलोंग सोचता है, इसने मेरा 4 पावरफुल अटैक को रोक लिया है, क्या मैं इसे फोर्स करूं वो स्पेयर यूज करने के लिए? और ये बोल के जूलोंग अपना एक सील एक्टिवेट करता है, थंडर नेट, पूरा जगह थंडर से भर जाता है। पर वो लेडी डिमन बोलती है, ये तो बहुत ही बेकार ट्रिक है, बोल के खुद को एक गोल्डन लाइट से कोट करके जूलोंग की तरफ जाने लगती है। तब जूलोंग को कुछ याद आता है और जूलोंग सोचता है, ये वही ट्रिक है जो मेरा दोस्त फे ने बनाया था ताकि वो थंडर टाइप डिमन से फाइट कर सके। पर देख कैसा लग रहा है कि डिमन क्लान ने उस टेक्निक चुरा लिया है, पर फे की पावर उसके स्ट्रेंथ में थी, बोल के बहुत ही फास्ट एक अटैक करता है और दोनों एक दूसरे के पास से निकल जाती है। और तब वो डिमन लेडीज जूलोंग को बोलती है, तुम इतने जल्दी में क्यों हो, बोल के अपना शील्ड को स्पेयर में चेंज कर देती है और जूलोंग के बॉडी से आर पार कर देती है। देख कैसा लग रहा है कि जूलोंग उसके छाते में अटक गया है और वो लेडी डिमन बोलती है, तुम मुझे मारने आए हो पर तुम्हारा ध्यान कहीं और था, बहुत ही बुरा हुआ। पर तभी जूलोंग के सारे सरपंच निकल के उसके स्पेयर के ऊपर आ जाते हैं
और वो लेडी डीमन बोलती है इस छोटे से ट्रिक से कुछ भी नहीं होगा। तभी जुलोंग अपना स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है सर एंटी स्टील। तब वो स्वॉर्ड गोल्डन ग्लो करने लगता है। पर वो लेडी डीमन बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे ये भी दिखा दी है, बोल के जुलोंग के एक सरपंच को पकड़ लेती है। पर तभी जुलोंग बोलता है चलो अब वार्म अप खत्म हुआ, अब रियल फाइट शुरू करते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 10 खत्म होता है। तब वो लेडी डीमन अपना हाथ को ऊपर करती है और अपना भी एक अटैक को रेडी करती है, ट्वाइलाइट अटैक पुल। पर उसे उस अटैक करने में बहुत ही देर हो जाता है और तब तक गेलोंग का अटैक उसके बहुत ही पास आ जाता है। और गेलोंग अटैक करते हुए बोलता है यही है ओपनिंग जब ये अपने अटैक को स्पीयर से शील्ड में स्विच करती है। तब देखा यह जाता है कि गेलोंग का अटैक उस लेडी डीमन का हाथ को काटे हुए निकल गया है। पर वो लेडी डीमन भी कुछ कम नहीं, उसने उस अटैक को अपना मुंह से पकड़ लिए और एक न्यू अटैक रेडी करती है, एपियोसिस मार्शल प्रोविस हैंड ऑफ ए लास्ट ब्रेथ बोल के अपना हाथ से एक जायंट पंच से गेलोंग को ऊपर रिटर्न में अटैक करती है। जो अटैक सीधा गेलोंग को लगता है और उसका हाल बुरा हो जाता है और वो सीधा अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उड़ के बहुत दूर जाके गिरता है। और लेडी डीमन दूसरा अटैक करने के लिए फुल पावर से गेलोंग की तरफ उड़ के आने लगती है। और गेलोंग सोचता है उस पंच से मेरे बॉडी के सारे हड्डी टूट गया है और मेरे कुछ ऑर्गन भी डैमेज हो गए हैं, मुझे कैसे भी करके इस पंच से बचना होगा और मौका देख के खुद को हील करना होगा। और यही सोचते हुए गेलोंग बहुत ही मुश्किल से उस लेडी डीमन का हाथ को पकड़ लेता है। पर वो लेडी डीमन बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे जॉइंट लॉक्स करके मेरा रॉ पावर से बच सकते हो, बोल के अपना हाथ को नॉर्मल कर लेती है और बोलती है तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हें फाइटिंग करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो फिर मुझे तुम्हारी बात रखने के लिए थोड़ा ग्राउंड वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल के खुद को गेलोंग का लॉक से पुल करती है और दोनों साथ में कहीं दूर जाके गिरने लगते हैं। और जैसे वो लेडी डीमन गेलोंग के साथ खेल रही है, गेलोंग को अपना दोनों पैर के बीच में पकड़कर बोलती है मुझे लगता है कि वो अंदर की चोटें तुम्हारी जान ले रही हैं। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक और इंसान को जानती थी जो इतना दर्द सह सकता हो। और स्माइल करके बोलती है तुम्हें इतनी आसानी से मार देना सच में एक बर्बादी होगी। ये बोल के वो लेडी डीमन और भी पावर से गेलोंग को अपना पैर से दबाने लगती है और गेलोंग अपना हाथ को आगे करके बस अपना स्वॉर्ड को लेने का ट्राई कर रहा है। और जैसे ही गेलोंग उस स्वॉर्ड को अपना हाथ में लेता है, वो लेडी डीमन बोलती है तो इसका मतलब मैं तुम्हारा ना समझूं, बोल के एक जोरदार किक मारती है और उसी के साथ वो पावरफुल पंच वो सीधा जाके गेलोंग को लगता है और गेलोंग उड़ते हुए उस जायंट स्कल को फाड़ते हुए आसमान में चले जाता है। और यहाँ नीचे से वो लेडी डीमन बोलती है अगर उसने अपना स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक नहीं किया होता तो ये पंच तुम्हें चकनाचूर करके खाक में मिला दिया होता, लेकिन इतनी गहरी चोटों के साथ मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी जिंदा होगा। पर तभी गेलोंग को दिखाया जाता है जो अपना हीलिंग आर्ट यूज करते हुए एक हाथ में स्वॉर्ड लेकर बहुत ही तेजी से उस लेडी डीमन की तरफ जा रहा है और जाते हुए अपना फाइनल फॉर्म में दोबारा ट्रांसफॉर्म होता है और अपना हेवनली फॉल स्वॉर्ड टेक्निक सेकेंड फॉर्म से उस डीमन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और यहाँ वो लेडी डीमन का ये देख के हाल बुरा होता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया है और वो ये देख के और भी गुस्सा हो जाती है और अपना एपियोसिस मार्शल प्रोविस हैंड ऑफ द लास्ट ब्रेथ यूज करके बोलती है वो एक गंदी डीमन कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और तब गेलोंग अपना अटैक को सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में बदल देता है और गेलोंग का स्वॉर्ड और लेडी डीमन का पंच एक दूसरे से टकरा जाता है और पूरा बिल्डिंग के अंदर से धमाक होता है और जगह से वो थंडर निकालने लगता है। फिर सब शांत हो जाता है और गेलोंग को दिखाया जाता है जो अब अपना नॉर्मल फॉर्म में आ गया है और दूसरी तरफ वो लेडी डीमन को दिखाया जाता है जो बोल रही है कि अगर मैंने सही टाइम में अपना हैंड ऑफ द लास्ट ब्रेथ यूज नहीं किया होता तो तेरा ये स्वॉर्ड मुझे 2 टुकड़े में काट देता। और फिर वो लेडी डीमन अपना शोल्डर को खुद से हील करते हुए बोलती है एक डीमनेस के तौर पे मेरे इन 2 सालों में तुम पहले हो जिसने मुझे ये मूव यूज करने के लिए मजबूर किया है। और ये बोलते ही वो अपना मूव यूज करते हैं इनेट सील बैनर ऑफ इमॉर्टल वॉर और उसके बॉडी से स्काईलाइट निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे एक डोर बन गया है। और अब वो लेडी डीमन गेलोंग को बोलती है ए गंदे डीमन, तुझे खुद पर नाज होना चाहिए। पर तभी गेलोंग ये मूव देख के शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये बैनर ऑफ इमॉर्टल वॉर है सच में। और दूसरी तरफ वो लेडी डीमन जो अब ट्रांसफॉर्म हो चुकी है वो गेलोंग के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि गेलोंग बोलता है फाया। और जैसे ही ये नाम वो लेडी डीमन सुनती है उसका रिएक्शन कुछ अजीब ही हो जाता है। फिर वो अजीब सा मुंह बनाकर गीलोंग के पास आकर गीलोंग का गला का मार्क को देखती है और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां वो गीलोंग के 4 साथी कहीं जा रहे हैं। और तभी फाया एक माउंटेन को देख के बोलती है इस माउंटेन का पीक इतना राउंड क्यों है। और तभी जिसे सब माउंटेन समझ रहे थे वो एक जायंट डीमन निकला। पर तभी वो डीमन अपना सर में हाथ दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे बहुत ही पेन हो रहा है। और तभी है उस जायंट का टॉप पॉइंटेड होने लगते हैं और नीचे से वो 4 हीरो ये सब देख रहे हैं। पर तभी मेलोवी बोलता है ये तो
द हेवन फॉल स्वॉट टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म है और वो जायंट डीमन सा सर फट जाता है और अंदर से एक लाइट निकलता है और वो डीमन मर जाता है और गिरने लगता है। तभी फाया एक शील्ड बनाती है और वो जायंट डीमन उन सब के सामने मरकर गिर जाता है। और जब धूल हटता है तब दिखाया जाता है कि उस डीमन के अंदर से गीलोंग निकल रहा है, पूरे तरह से खून में सना हुआ, और एक खतरनाक लुक देकर बोलता है, मेलोवी, क्या ये वही 3 लोग हैं जिनके बारे में तुमने लेटर में लिखा था? तब मेलोवी बोलता है, तुम इतना गुस्सा में क्यों बात कर रहे हो? हम सब तुम्हारे साथी हैं जो आज से तुम्हारे साथ उस डीमन एम्परर से फाइट करेंगे। तब गीलोंग कोल्ड लुक देता है और बोलता है, बस इतने ही लोग हैं, बोल के वो उसे डीमन के ऊपर से नीचे उतरता है और मेलोवी के सामने से निकलते हुए बोलता है, ज्यादा गहरी फीलिंग्स बस एक बोझ बन जाती हैं या फिर एक छुपा हुआ खतरा, और जाके सीधा फाये को देखता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। पर फाये बोलती है, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता हूं, तुम्हारा ये सोच सही नहीं है। तब गीलोंग बोलता है, तुम में से एग्री करो या ना करो, उससे मेरा कुछ भी जाता नहीं, बोल के उन सबसे दूर जाने लगता है। और मेलोवी बोलता है, उसे माफ करना, वो ऐसा ही है, उसे समझना आसान नहीं है। और फाये बोलती है, कोई बात नहीं, उसे जैसे रहना है वो रह सकता है, वैसे भी फ्यूचर में उससे दोस्ती हो ही जाएगी। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो लेडी डीमन बोलती है, क्या ये सच में तुम हो? और अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तब गीलोंग स्माइल करता है और हाँ बोलता है, और तभी वो लेडी डीमन जो शायद फाये है वो सीधा गीलोंग के ऊपर जंप मार देती है और हक कर लेती है और रोने लगती है। और गीलोंग बोलता है, तुम वो क्यों रहे हो? तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम मुझे याद थे। तब वो रोते हुए बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने साथी को फिर से देख पाऊंगी। तब गीलोंग बोलता है, मुझे माफ करना, अगर मैंने उस वक्त बेहतर किया होता तो तुम सबको बचा सकता था। पर तभी डोर खोल के 2 डीमन भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, आप ठीक तो हैं चीफ? और वो 2 डीमन ये सीन देख के चुप हो जाते हैं और डोर बंद कर जाते हुए बोलते हैं, उन्होंने बहुत सारे फ्लोर को कोलैप्स कर दिए, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया? और अंदर उनकी चीफ का साउंड आता है, आह इट्स हर्ट्स। और ये सुनकर वो 2 डीमन कुछ और ही सोचने लगते हैं और बोलते हैं, उसे इग्नोर करो। और तब दिखाया जाता है कि गीलोंग उसका हाथ को हील कर रहा है। और फाये बोलती है, क्या तुम उस वक्त जो हुआ था उसके लिए अब तक गिल्टी फील कर रहे थे? बस करो, रुक जाओ, मुझे हमेशा बहुत चिढ़ होती थी जब तुम और अच्छा करने की रट लगाते थे, अब फिर से वही बकवास शुरू मत करना। तब गीलोंग बोलता है, क्या मैं सच में इतनी लंबी लंबी बातें करता हूं? और फाये रोने लगती है और गीलोंग बोलता है, चुपचाप बर्दाश्त करो, तुम अभी से दर्द में चिल्ला रहे हो, तुमने मेरी 12 से ज्यादा हड्डियां तोड़ दी थी। और फाये बोलती है, मुझे बस दर्द से डर लगता है, इसलिए मैं पहले इतना मोटा आर्मर पहनती थी। फिर फाये वही खाना जो गीलोंग लेकर आया था उसको खाने लगती है। तब गीलोंग उससे पूछता है, तो तुम पिछले 2 साल से एक डीमन के रूप में रीइंकार्नेट हुए हो? और फाया भी? तब फाये बोलती है, तब मैंने अपनी छोटी बहन फाया को ढूंढने के लिए हमारे ब्लड कनेक्शन का यूज किया था। मुझे लगा था कि सिर्फ हम दोनों ही हैं जिनका किसी अननोन रीजन से रीइंकार्नेशन हुआ है। तब गीलोंग फाये को देखता है, नजर तो कहीं और ही है, और बोलता है, पर तुमने जेंडर चेंज कर लिया, तुम एक फीमेल डीमन कैसे बन गई? तब फाये बोलती है, क्या? फिर स्माइल करती है और बोलती है, मैं हमेशा से एक फीमेल ही थी। ये सुनकर गीलोंग का हक्का पक्का गोल हो जाता है। फिर फाये बोलती है, तो हमने पिछले जन्म में 2-3 साल साथ बिताए हैं और तुम मुझे अपने टाइम तक एक आदमी समझते रहे थे। फिर गीलोंग फाये को अपना मन में इमेजिन करता है, फिर शर्म के मारे अपना मुंह छुपा के बोलता है, एक बार मेरी और मेलोवी की लड़ाई हो गई थी और उसने कहा था कि मैं लोगों को समझने में बहुत बेकार हूं। मुझे हमेशा यही लगा कि वो बस गुस्से में बोल रहा था। और फिर गीलोंग उसे एक जग देता है पानी पीने के लिए और पूछता है, क्या मुझे छोड़ के बाकी सबको पता था कि तुम एक लड़की हो? और फाये, हाँ सबको पता था। तब वो दोनों उस जगह से निकल के जाने लगते हैं और गीलोंग फाये से पूछता है, एक बार और कंफर्म करो, तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? और यहाँ फाये बोलती है, नहीं नहीं, यही सच है। क्या तुमने कभी भी फाया को मुझे सिस जिए कहते हुए नहीं सुना? तब गीलोंग बोलता है, हाँ सुना, पर मुझे लगा कि नॉर्डर्न लैंग्वेज जी कोई मिलिट्री टाइटल होगा, जैसे जाल या बोयर। तभी फाया नीचे देखती है जहां सुल्ला सो रही है और वो गेलोंग से पूछते कि ये बच्ची किसकी है। और गेलोंग बोलता है, ये बच्ची एलेक्सिस किम की ग्रैंड डॉटर है, इसने बहुत काम कर लिया है, इसलिए इसे रेस्ट की जरूरत है। तभी फाया आगे जाती है और वही डॉल को देखती है जो गेलोंग ने बनाया था और काउंट करके बोलती है, यहाँ तो 4 है। तभी ये कहीं दूर वही डॉल गिरा हुआ होता है जिसको गेलोंग ने आग में फेंक दिया था। तभी फाया उसे उठाती है और बोलती है, ये जरूर तुम होगे, तुम खुद से इतना हेट क्यों करते हो? और गेलोंग बोलता है, ताकि मैं खुद को याद दिला सकूं कि अब से मुझे और बेहतर करना होगा। फिर गेलोंग फाया को देख के स्माइल करता और बोलता है कि मैं इस बार सारे ईविल को खत्म कर दूंगा और तुम सबको प्रोटेक्ट भी करूंगा। और यहाँ फाया हंसते हुए बोलती है, वो ये तो बहुत ही फनी है, इतने सब लोगों में से तुम। और वो गेलोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है कि तुम अपने इस मिशन में मुझे भी शामिल कर सकते हो। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। और अब हमें एक केव का बाहर का सीन दिखाया जाता है माउंटेन के ऊपर, जहाँ गेलोंग और फाया, और गेलोंग बोलता है, पिछले 2 सालों से तुम सरफेस पर डीमंस को रोक रहे हो, पर तुम चुपके से नए जनरेशन की जीनियसेस का मर्डर भी कर रहे हो, है ना? तभी फाया बोलती है, हाँ, ताकि उनमें से जो बेस्ट है वो स्ट्रांग होकर कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें, और ये मेरे खुद के फायदे के लिए भी है।
और ये सब इसलिए क्योंकि अभी का जो सेकंड जनरेशन डीमन किंग ऑफ एट्रॉसिटी है उसे पॉलिटिक्स की बिल्कुल परवाह नहीं है, इसलिए यहाँ के डीमंस को संभालना बाकी कोर्ट्स के मुकाबले बहुत मुश्किल है। तभी गेलोंग बोलता है, ऐसा लगता है सारे डीमन किंग्स ऑफ एट्रॉसिटी को मिस्ट्री पसंद है। पहले वाले को कभी किसी ने नहीं देखा था और ये दूसरा वाला भी अपने पुराने वाले की कॉपी कर रहा है। फिर फया बोलती है, ओ हाँ, एक और छोटी सी मुसीबत भी है, और सीरियस होकर बोलती है, डीमन ट्राइब खून खराबे के लिए ही बनी थी, भले ही अब हम इवॉल्व होकर इंसानों जैसे इमोशंस रखने लगे हैं, लेकिन कभी कभी मुझे अब भी लगता है कि मेरा दिमाग इस बॉडी के नेचर के असर में आ रहा है। फिर गेलोंग भी बोलता है, हाँ मुझे भी ये चीज़ फील हुआ है, इस डीमन की नेचर ने मुझे भी थोड़ा अलग बना दिया। तो फया पूछती है, अलग कैसे? फिर गेलोंग बोलता है, मेरी पर्सनैलिटी अब थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और अब दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ आना बहुत कम हो गया है। और ये बात सुन के फया अजीब सा मुंह बना लेती है, पर तभी सुल्ला उठ जाती है और बाहर आकर गेलोंग से पूछती है, अंकल ये बिग सिस्टर कौन है? और ये बोलते फया अचानक से सुल्ला का गाल को पकड़ लेती है और बोलती है, वाओ कितना क्यूट फेस है। ये बोलकर सुल्ला को उठा लेती है और गेलोंग अपना सर खुजाते हुए बोलता है सुल्ला को कि ये फया है जो रीइंकारनेट हुई एक डीमन का बॉडी में ठीक मेरे जैसे। और यहाँ फया सुल्ला से पूछती है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें ऐसा कपड़ा क्यों पहना है? तब वो फया को प्यार से उठाकर बोलती है, तुम लोग अपना जो भी सामान है उसको पैक कर लो और मेरे साथ मेरे बेसमेंट में चलो, वो जगह यहाँ से ज़्यादा छुपी हुई और बड़ी है। तब हमें दिखाया जाता है कि अब वो तीनों फया के बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं और जाते वक्त गेलोंग कुछ देखता है और बोलता है कि तुमने इन 2 सालों में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर्ड किए हैं। और फया रिप्लाई देते हुए बोलती है, तुमने सही कहा। फिर हमें कुछ दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन का फर्स्ट जेन से लेकर 3rd जेन तक कुछ लिखा हुआ है, किसी में रेड से क्रॉस किया और एक में ग्रीन। और यहाँ गेलोंग देखता है कि फया जो है सुल्ला को एक डॉल के जैसे ट्रीट कर रही है और सुल्ला का ड्रेस चेंज कर देती है, पर सुल्ला बोलती है कि ये ड्रेस एक शॉर्ट स्मिथिंग लिए सही नहीं लग रहा है। तब सुल्ला भाग के जाके खुद को मिरर में देखती है और दूसरी तरफ फया इस ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए एक हेयर ऑर्नामेंट ढूंढ रही है और सब सामान को यहाँ वहाँ फेंक रही है। पर तभी उन सब सामान के बीच में से एक स्काई कलर का शंख को फेंकती है, जिसको गेलोंग कैच कर लेता है और बोलता है, क्या ये द कॉल ऑफ द सोल सी है? और फया गेलोंग को देख के बोलती है, हाँ, क्या ये बस एक सुंदर सा शंख नहीं है? ये तो पहाड़ों से आने वाले एक डीमन मर्चेंट कैरावान ने टोल यानी टैक्स के बदले दिया था। तभी गेलोंग बोलते हैं, नहीं, ये एक बहुत पुराना आर्टिफैक्ट है, मैंने रॉयल अकेडमी में इसके बारे में पढ़ा था। फिर फया बोलती है, एंशेंट, तुम्हारा मतलब डूली रिपब्लिक से जो 300 साल पहले ख़त्म हो गई थी? और गेलोंग बोलता है, बिल्कुल सही। तब हमें वो आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है कि क्या है और कैसे काम करता है। उनकी सोल में एंटर करने के बाद तुम एक बाईस्टैंडर की तरह उसकी पुरानी यादों को भी देख सकते हो। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे किसी और के सीक्रेट्स में झांका जा रहा हो। फिर फया पूछती है, इसका मतलब? फिर गेलोंग बोलता है, मेरा मतलब है हो सकता है हम इसका यूज़ करके अपनी मौत के उस वक्त को वापस देख सकें। और फिर हमें गेलोंग का पास्ट का मौत का सीन दिखाया जाता है और गेलोंग बोलता है, उस वक्त मुझे उस टाइम लगा था कि कुछ अजीब हो रहा है, पर मेरे पास ध्यान देने की ताकत नहीं बची थी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गेलोंग उसे अपना हाथ में पकड़कर बोलता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सोल में जाओ और चेक करो कि क्या उस वक्त कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से हमारा रीइंकारनेशन हुआ। तभी फया अपना कपड़ा साफ करते हुए बोलती, नो प्रॉब्लम, चलो साथ मिलकर करते हैं। तब गेलोंग फया को बोलता, बहुत बढ़िया, तुम हमेशा की तरह भरोसेमंद हो, चलो बाकी आधा हिस्सा को ज्वाइंट करो। और फया अजीब सा मुंह बना के बोलते, क्या बाकी आधा हिस्सा? फिर गेलोंग भी बोलता है, हाँ, क्योंकि ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। और फया अभी भी वैसे ही मुंह बना के और बोलती है, इसका बाकी आधा हिस्सा तो चोरी हो गया। हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही शर्म की बात है, पर बहुत सारे अंडर गवर्न टेरिटरी से लुटेरे डीमन घूमते रहते हैं और उन्हीं सब डीमन ने मेरा हाफ सप्लाई को चुरा लिया, जरूर बाकी आधा हिस्सा उनके पास होगा। तभी गेलोंग बोलता है, तो तुमने उनसे वापस क्यों नहीं चुरा लिया? वो लोग तुम्हारे तरह पावरफुल भी तो नहीं होंगे। तभी फया बोलती है, तुम्हें पता है ना कि मैं लोगों को ट्रैक करने में अच्छा नहीं हूँ, उन लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तभी गेलोंग अजीब सा मुंह बना के बोलता है, मैं कब से बोलना चाह रहा था, क्या मैंने तुम्हें पहले स्टेल्थ और छुपने की टेक्निक्स नहीं सिखाई थी? इतने सालों बाद भी तुमने बिल्कुल भी इंप्रूवमेंट नहीं की। फिर फया हाथ जोड़ के बोलती है, अब से प्रैक्टिस अच्छा से करूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे जगह जहाँ पे वही लुटेरे डीमन लोग सब साथ में बैठ के अपना सामान को ठीक से रख रहे हैं और उनका बॉस एक टेंट के अंदर एक लड़की डीमन के साथ मजा में बैठ के, और वो बोल रहा है कि अगर हम धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते रहें तो कभी ना कभी हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि लड़ते हुए वापस अनगवर्न टेरिटरीज जा सकें और उस मनहूस ईविल ड्रैगन को मार सकें। फिर हमें टेंट से थोड़ा सा ही दूर दिखाया जाता है कि 4 डीमन कोई 2 बड़ा सा बॉक्स उठा के लेके आ रहे हैं और एक डीमन बोल रहा है कि बहुत भारी, और दूसरा डीमन बोल रहा है कि हमने 2 और बॉक्स एक चुराए। वो कह रही है कि वो द यूशान रीजन से है, कोई सर्पेंट्स नेस्ट का सप्लाई है। और फिर वो सब डीमन वो 2 बॉक्स को रख के चले जाते हैं। पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो बॉक्स में से पैर निकलता है और दिखाया जाता है कि वो दोनों बॉक्स के अंदर फया और गेलोंग है। और फया बोल रही है कि उमा, तुम्हारे तरीके आज भी बेस्ट हैं, ये कमीने यहाँ ऐसे आ गए जैसे टट्टी पर मक्खियाँ आती हैं, हमारा इन्हें ढूंढने का काम बच गया। और गेलोंग बोलता है कि अगली बार ये वाला एग्जाम्पल यूज़ मत करना। और यहाँ 2 डीमन साथ में खड़े हैं और गेलोंग हल्का हल्का आगे बढ़ रहे हैं बॉक्स के अंदर से, पर तभी एक डीमन पीछे घूम के देखता है और वो दोनों रुक जाते हैं। और फया बोलती है कि अगर कोई वो आधा सोल सील चुरा ले अभी तो ये जगह में अफरा तफरी मच जाएगी। तब गेलोंग बोलता है कि पहले हमें अच्छा से ढूंढना होगा कि इन सब ने सारे चुराए हुए चीज़ को छुपाया कहाँ है। पर तभी कहीं से एक मोटा पिंक कलर का डीमन आके गेलोंग के बॉक्स के ऊपर बैठ जाता है और उन 2 डीमन को बोलता है, अगर मुझसे पूछो तो हमें बस उस ईवल ड्रैगन को लालच देके इंसानों की तरफ ले जाना चाहिए, और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट में बिजी होंगे तभी हम मौका देख के अंदर चले जाएंगे। और ये बोलते ही उस मोटे डीमन के वेट से वो बॉक्स टूट जाता है जिसके अंदर गेलोंग था। और मोटा डीमन बोलता है, ये क्या बेकार चीज़ है?
और दूसरा डीमन बोलता है कि बॉक्स खाली कैसे हो सकता है। पर तभी हमें दिखा जाता है कि गेलोंग ने अपना एंशिएंट सर्पेंट ब्लड लाइन सर्पेंट एल्ट्रेशन टेक्निक यूज करके फाया के बॉक्स में आ गया था सही टाइम पर। फिर तभी गेलोंग और फाया वो बॉक्स के अंदर से देखते हैं और गेलोंग बोलता है फाया वो देखो, और दिखाया जाता है कि वो डीमन बॉस अपना हाथ में वही चीज लेकर है जिसको ढूंढने वो दोनों आए हैं। और वो बॉस डीमन बोलता है अब से कुछ ही टाइम के बाद मैं इन सब सामानों को द लैंड ऑफ द राउंड माउंटेन की ब्लैक मार्केट में लेके जाऊंगा और इन सब सामान को एक्सचेंज करने का ट्राई करूंगा कुछ वेपन और इक्विपमेंट के लिए। और तभी जो लड़की उस डीमन के गोद में है वो बोलती है उसके कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सुना है कि वो ब्लैक मार्केट किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और वो डीमन बोलता है क्या यह सच है? पर तभी उस डीमन को किसी के साउंड आता है पीछे से और वो घूम के बोलता है कौन है वहां? और वो गेलोंग खड़ा होता है बहुत ही डेंजर लुक के साथ। और तभी सारे डीमन भी गेलोंग को देख लेते हैं। पर तभी गेलोंग बोलता है फाया हमारा टारगेट अब क्लियर है और इन बाकी सबको तुम खत्म कर सकती हो। और तभी फाया वो बॉक्स को तोड़ते हुए बाहर निकलती है और निकलकर एक डीमन का मुंह में एक जोरदार पंच मारती है और उस एक पंच से वो डीमन का काम तमाम हो जाता है। और फाया गुस्सा में दूसरे डीमन की तरफ देखती है और उसके गला को पड़ करके दबा देती है और उन सब के बाद अपना हाथ में वही जाइंट पंच और उसी हाथ से उस डीमन का सर को क्रश कर देती है और एक जगह बहुत ही आराम से खड़ी होकर देखती है। और यहाँ सारे डीमन भी डरे हुए हैं ये सब देखने के बाद। पर तुम ही उन सब डीमन का बॉस बोलता है तुम सर्पेंट डीमन ये सब तुमने किया है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बोन क्रशर को हमारे पास लाने की? पर तुमने जो भी किया अच्छा ही किया बोलकर वो डीमन सब सामान को अपने उस लड़की डीमन को देता है और आगे जाकर के बैठकर गेलोंग को बोलता है हीरो मुझे बचा लो, उस बैंडिट शेफ की वाइफ ने मुझे किडनैप किया और हर रात टॉर्चर किया तब तक जब तक मैंने उससे अपने जान की भीख नहीं मांगी। पर तभी उसके पीछे जो डीमन थी उसने उस डीमन को एक किक में बीच से 2 टुकड़ा कर दिया और बोलती है कितना फालतू बात करता है ये, वैसे भी मैं ये सब सुन के पक गई थी। और यहाँ गेलोंग ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी है और वो लड़की डीमन जो बैंडिट डीमन चीफ की वाइफ है वो गेलोंग को बोलती है गेलोंग हैंडसम छोटे लड़के मुझे लगता है तुम्हें ये चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये मेरे पास से ले सकते हो तो मुझसे लेकर दिखाओ। पर इतना ही बोलती है कि गेलोंग ट्रांसफॉर्म होकर अपने थंडर की स्पीड से वो डीमन का हाथ को ही सामान के साथ उड़ा देता है। और ये सब देख के सारे डीमन शॉक में चले जाते हैं और बोलते हैं क्या उसने सिर्फ एक ही अटैक में कमांडर को खत्म कर दिया? और यहाँ फाया अपना शील्ड से एक साथ 4 डीमन को रोक के है और यहाँ एक तरफ फाया उन 4 डीमन को अपना स्पीयर से मार देती है और दूसरी तरफ गेलोंग उस टैलेंट सील को अच्छा से देखकर बोलता है लेकिन हमारी पिछली मुलाकात में मुझे पता चला कि तुम्हारे पास अब जो टैलेंट सील है वो अटैक और डिफेंस दोनों को परफेक्टली कंबाइन कर सकती है। और ये बोलकर गेलोंग अपना एक सरपेंट को बाहर निकालता है और बोलता है और इस तरह के वेपन ट्रांसफॉर्मिंग टैलेंट सील के एडवांस यूज करने के तरीके काफी कॉमन है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ एकेडमिक टेक्निक शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो सरपेंट जाकर फाया को काट लेता है और गेलोंग बोलता है मैंने अपने वेनम और सील पावर्स को मिला दिया है, इसलिए रेजिस्ट मत करो और फील करो ये कैसे तुम्हारी बॉडी में फ्लो कर रहा है। फिर इसके फ्लो के साथ जाओ और तुम्हें सील पावर को यूज करने का एक अलग तरीका फील होगा। पर तभी और 5 डीमन फाया के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर तभी फाया की बॉडी में कुछ होने लगता है और गेलोंग बोलता है मैं तुम्हें बस ये एक बार ही दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे समझ पाते हो या नहीं। पर तभी फाया को कुछ होता है और वहां जोरदार ब्लास्ट होता है और दिखाया जाता है कि फाया ने अपना सील अ मोमेंट ऑफ अबियस डॉन एंड डस्क शाइन टुगेदर को यूज करके उन सब डीमन को खत्म कर दिया है और जाके एक हाथ में अपना शील्ड और दूसरे हाथ में अपना स्पीयर लेकर खड़ी है और बोलती है वाह ये हुई ना बात, कुछ नया चीज सीखना इतना भी बुरा नहीं है। तब गेलोंग उसे वो टैलेंट सील दिखाता है और बोलता है हमने जो लेने आए थे वो हमें मिल गया है, अब हमें चलना चाहिए। अब सीन सुल्ला के ऊपर शिफ्ट होता है जो खाते खाते सो गई है और एक फ्रॉग भी उसका सर के ऊपर बैठा है। और दूसरी तरफ गेलोंग वो टैलेंट सील को देखता है और बोलता है थोड़ा संभल कर, ये बहुत ही नाजुक है और ये हमारे यूज करने के बाद डैमेज भी हो जाएगा, तो बस एक ही मौका है, तुम्हें साफ साफ देखना होगा कि उस पल क्या हुआ था जब मैं डीमन एम्परर के साथ मरा था। फिर फाया बोलती है ठीक है अब रेडी हो जाओ, बोलकर वो सील गेलोंग के चेस्ट में डालने लगती है और गेलोंग बोलता है ऐसा कुछ मत देखना जिसे तुम्हें देखना नहीं चाहिए। और तभी दिखाया जाता है कि फाया एक डार्क वर्ल्ड में आ गई है और बोलती है जैसा कुछ यहाँ है क्या जो मुझे देखना चाहिए। पर तभी अचानक से उसके पास एक जाइंट स्टैचू बाहर आता है जिसके गला में फांसी लगा हुआ है और ये देखकर फाया डर जाती है और सोचती है ओह तो यही है वो गॉड ऑफ मर्सी का स्टैचू, पर इसका शेप कुछ अजीब सा है। और तभी फाया के सामने गेलोंग का सोल आ जाता है और फाया उसे पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ आ सकते हो? तब गेलोंग बोलता है ये मेरी सोल के अंदर है तो ऑफकोर्स मैं एंटर कर सकता हूँ।
चलो तब काम शुरू करते हैं, पर रुको। और तभी दिखाया जाता है कि कहीं और से एक और स्टैचू आ गया है और फाया उस स्टैचू के पास जाने लगती है और आगे जाके देखती है तब का सीन जब वो मरी गई थी। और वो बोलती है, लगता है ये सब गेलोंग की मेमोरीज हैं और ये सब मेरे मरने के बाद हुआ था। और तभी गेलोंग को दिखाया जाता है और अपने आप को मारने वाले हैं, पर तभी वो डीमन एम्परर कुछ बोलता है कि मैं इस बैकअप को बस एक ही बार यूज कर सकता हूँ और मैंने ऐसा ही सिचुएशन के लिए इस बैकअप को बचा कर रखा था और मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जो मुझे बचा सके। और तभी गेलोंग अपना हार्ट को क्रश कर देता है, पर वो डीमन एम्परर वो स्पेल कास्ट करता है कि मेरी आत्मा का पुनर्जन्म एक ऐसे डीमन क्लैन मेंबर की बॉडी में हो जिसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट हो। लेकिन जब तक मेरी आत्मा मरती नहीं है तब तक ये बड़ा काम जारी रह सकता है। नहीं, ये बस होने ही वाला था, ये अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। और ये सब कुछ फाया देखती है और सुनती है, फिर बोलती है, तो ये केओस ऑफ अथॉरिटी की वजह से हम सब रिबॉर्न हुआ है। फिर फाया सोफका को मरी हुई देखती है, पर तभी हमें डीमन एम्परर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि क्रूअल साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन टूट चुका है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा, पर मैं इतना श्योर हूं कि मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगा इस दुनिया में। और ये सुनकर फाया डर जाती है और बोलती है, ये बुरा हुआ, डीमन एम्परर भी रीबॉर्न हो गया है। और तभी फाया वो मेमोरी से बाहर निकल जाती है, क्योंकि मेमोरीज यहीं खत्म हो जाता है, और बोलती है, मुझे जल्द से जल्द गेलोंग को सब कुछ बताना होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अभी हूं कहाँ। क्या मैं अभी भी गेलोंग के सोल के अंदर हूं? पर तभी दिखाया जाता है कि फाया एक हेल जैसा जगह के अंदर है, जो जगह बहुत डरावना है। और तभी एक साउंड आता है जो फाया को बोलता है कि फाया यहाँ आओ, तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो। पर फाया डरकर पीछे देखकर बोलती, क्या वो तुम हो गेलोंग? तब कहीं दूर से एक छोटा बच्चा स्मोक के अंदर से बोलता है, वो ये मैं ही हूँ। पर तभी एक और साउंड आता है फाया को जो बोलता है, उसका बात मत सुनो, वो मैं नहीं हूँ। पर इतना बोलते ही फाया के सामने एक डार्क डेविल फिगर आ जाता है और फाया ये सब कुछ देखकर पागल हो जा रही है। फिर वो डेविल हंसने लगता है और हल्का हल्का फाया के पास आने लगता है। पर जैसे ही वो फाया को खाने जाता है तभी वहाँ गेलोंग का सोल आ जाता है और वो उस डेविल को रोक लेता है और बोलता है, तुम यहाँ खड़ी होकर कर क्या रही हो? जल्दी से इस जगह से बाहर निकलो। फिर लास्ट तक फाया बाहर आ जाती है गेलोंग के सोल के अंदर से और आते ही पूछती है कि वो चीज़ आखिर था क्या। पर गेलोंग थोड़ा शांत होता है और बोलता है, मैं तुम्हें अभी समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं तुम्हें यह बाद में समझाता हूँ। पर क्या तुम्हें कुछ काम का चीज़ पता चला? तब फाया बोलती है, डीमन एम्परर की अथॉरिटी ये है कि वो उसे मारने वाले को खुद में मिला लेता है, ये हम देख चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये स्पेसिफिक अथॉरिटी डीमन एम्परर को किसी और ने दी है। इटर्नल डीमन किंग्स यू उसका लेफ्ट हैंड अथॉरिटीज चुरा सकता है और उसका राइट हैंड वो चुराई हुई अथॉरिटीज दूसरों को दे सकता है। और ये सब सुन के गेलोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और टेबल में ज़ोर से पंच मारता है। पर फिर फाया उससे एक और बात बोलती है, हमें उसके पुनर्जन्म के बाद उसे ढूंढ निकालना होगा और काबू करना होगा, वरना वो दुनिया के लिए फिर से एक भयानक तबाही बन जाएगा। तब गेलोंग बोलता है, और तो और दुनिया को अभी तक उसकी एबिलिटी के बारे में नहीं पता है। कोई चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो बिना इस जानकारी के उससे लड़ेगा तो उसका हारना तय है। तब हमें वो डीमन एम्परर के बारे में सब कुछ दिखाया जाता है कि उसका पावर कैसे काम करता है। और गेलोंग बोलता है कि हाँ, एक और बात। फाया बोलती है, क्या बात है, बोलो। और गेलोंग उससे पूछता है, सोफका कहाँ थी? तब फाया इस बात को चेंज करने लगती है और बोलती है कि ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ ठीक से नोटिस नहीं कर पाई। बोलकर सुला से पूछने लगती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? और ये सुनकर सुला जोर से हाँ लगी है बोलती है। तब फाया बोलती है, परफेक्ट टाइमिंग, चलो खाने का तैयारी करते हैं। नहीं है। तब फाया गेलोंग को बोलता है, तुम मेरा सवाल को टाल क्यों रही हो? तुम मुझे बस सच बोल दो। तब फाया मन में सोचती है कि मैं उसे ये कैसे बोलूं कि वो मारी गई थी। फिर तब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फाया और मेरोवी दोनों मछली पकड़कर आ रहे हैं और उनसे थोड़ा सा ही दूर में सोफका और गेलोंग दोनों साथ है बैठकर है। तब फाया उन दोनों के पीछे से आती है और बोलती है कि तुम दोनों अभी वहां जाना मत। तब मेरोवी बोलता है, क्यों? तब फाया मेरोवी को बोलती है, तुम एक शादीशुदा आदमी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कुछ भी? तब मेरोवी बोलता है, तुम्हारे इस बात से मुझे मेरा डिवोर्स का रीजन पता चल गया। फिर सोफका और गेलोंग को दिखाया जाता है और सोफका गेलोंग से पूछती है कि जो नंबर तुम्हारे लेफ्ट आई के ऊपर लिखा हुआ था वो कहाँ गया? तब गेलोंग पूछता है, कौन सा? ये जब मैं किसी को मारता हूं जिसे मैं मारना नहीं चाहता था तो ये काउंट मेरे फेस के ऊपर आ जाता है और ये तब तक नहीं जाता जब तक मैं दोबारा से खुश ना हो जाऊं। तब गेलोंग के सारे साथी को दिखाया जाता है और सोफका बोलती है, अच्छा समझ गई, अभी बहुत टाइम के बाद हम सब साथ हैं इसीलिए तुम बहुत खुश हो अभी। तब गेलोंग सोफका को देखता है और बोलता है, और तुम भी मेरे इस खुशी का रीजन हो। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है और फाया बोलती है, शायद सोफका का डेस्टिनी हम लोग से कुछ डिफरेंट होगा। तब गेलोंग फाया को बोलता है, अच्छा तो ऐसा बात है, चलो छोड़ो उस बात को। बोलकर वो उस डीमन एम्परर को जो पावर को एक्सप्लेन करने के लिए ड्राइंग बनाया गया है उसके पास जाता है और जाके डीमन एम्परर का फेस को अपना हाथ से पकड़ के फाड़ देता है और बोलता है, खून का बदला खून से लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है हार्ड रॉक विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ द किंगडम ऑफ येलिवा,
जहाँ पर बहुत सारे डीमन ने एक विलेज को पूरा तरीके से जलाकर ख़त्म कर दिया है। और वहाँ वो सब डीमन लोग जो आधा घोड़ा और आधा डीमन है, वो किसी एक बाप और उसके बच्ची को बांधकर ज़मीन से तानते हुए ले जा रहा है और बोल रहा है कि सिर्फ इसी तरह का ट्रेनिंग से हम सब स्ट्रांग बन सकते हैं। और उस बच्ची का बाप अपने बेटी को बोल रहा है, डरो मत बेटी, जब माँ वापस आएंगी तो हम बच जाएंगे। ये बोलते ही वो डीमन अपना स्पीड और भी ज़्यादा कर देता है। पर तभी वो बच्ची को कुछ होता है और वो रोते हुए बोलती है, ओ इंसानियत, जागने के बाद जो पहली चीज़ मैंने देखी वो है तुम्हारा दुख। और ये बात सुनकर उसका बाप डर जाता है। पर तभी वो जो डीमन बहुत स्पीड में भाग रहा है, उसे अचानक से किसी ने रोक दिया था। और तब हमें पता चलता है कि वो उस बच्ची ने सिर्फ एक हाथ से उस डीमन को रोक रखा है और सब डीमन ये देखकर रुक जाता है। पर तभी वो बच्ची अपने बाप के गली में वो रस्सी को डाल देती है और बोलती है, ये सिर्फ मेरी गलती है कि मैं बहुत देर से जागा, जिसके वजह से तुम्हें ये बेमतलब का दुख झेलना पड़ा। बोलकर वो अपने बाप को जान से मार देती है। और अब वो लड़की का आंख का रंग चेंज हो गया है, ब्लू से रेड हो गया है, और वो बोलती है मुझे माफ करना। और तब हमें पता चलता है कि ये बच्ची कोई और नहीं, द रिपब्लिक ऑफ ड्यूली की लास्ट डिक्टेटर डीमन एम्परर सामुलीज ही है।